आदमी बस भगवान के जनरल स्टोर में कोई भी एक प्रतिभा टैलेंट खरीद लेता है तो वह एक साधारण मनुष्य के शरीर से देवताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकता है। अगर किस्मत अच्छी रही और बाय वन गेट वन फ्री वाला ऑफर मिल गया तो मैं शायद देवताओं को मारने में सक्षम बन सकता हूं। लेकिन 3 दिन पहले तक मैं बस दिन भर खाली बैठा रहने वाला एक हाई स्कूल छात्र था। उस दिन मैंने हिम्मत जुटाकर स्कूल की सबसे सुंदर लड़की लियो रुयेन को प्रपोज किया और उससे विनती की कि वह मुझे अपने साथ गेम खेलने दे। मुझे आश्चर्य हुआ कि लियो रुयेन ने तुरंत हाँ कह दिया, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि मुझे टीम में हीलर बनना होगा। घर पहुंचने के बाद मैंने तुरंत अपना गेमिंग हेलमेट पहन लिया। अगले ही पल मेरा शरीर सीधे पहुंच गया एक आभासी वर्चुअल दुनिया में। यह दुनिया भर में मशहूर एक सुपर रियलिस्टिक गेम है जो दुनिया भर की पौराणिक कथाओं पर आधारित है और एक काल्पनिक दुनिया के रूप में बनाया गया है। खिलाड़ी इसमें अंतहीन आनंद का अनुभव कर सकते हैं। इस गेम में चुनने के लिए कुल 12 क्लास प्रोफेशंस हैं। मुझे लगता है कि लियो रुयेन जिसे हीलर कह रही थी वह शायद यही क्यूरर है, और चूंकि मैं इसे श्याओमेई के साथ अपनी पहली डेट मान रहा था इसलिए मैंने नए खिलाड़ी के कपड़ों के रूप में एक सूट चुना। उसी समय दूसरी ओर बिजली एक चांदी के सांप की तरह आसमान से तेजी से गुजरी और उसके बाद एक अदम्य ऊर्जा बिजली के तारों के माध्यम से मेरे शरीर में समा गई। तीव्र दर्द के कारण मेरा होश तुरंत धुंधला होने लगा और जैसे ही डेटा लोडिंग 100% पूरी हुई मैं एक उजाड़ रेगिस्तान में प्रकट हुआ। मुझे महसूस हुआ कि अभी जैसे कोई शक्तिशाली ऊर्जा मेरे सिर की ओर बढ़ी है, जैसे बिजली का झटका लगा हो वैसा ही झुनझुनी महसूस हो रहा था। फिर मैं खड़ा हुआ और सामने के दृश्य को दूर से देखने लगा। हालांकि यह मेरा इस गेम में पहला अनुभव था, लेकिन जहां तक मुझे पता है न्यूबी विलेज में शुरुआती एनपीसी वाले शहर होने चाहिए और यह गेम वाकई बहुत वास्तविक है। फिर मैंने सर्च बार में श्याओमेई का गेम आईडी टाइप किया, लेकिन 2.5 सेकंड बाद सिस्टम ने दिखाया कि कोई खिलाड़ी नहीं मिला। लेकिन मुझे श्याओमेई की गेम आईडी बिल्कुल याद थी। इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। अगर ऐसा है तो पहले न्यूबी विलेज जाकर श्याओमेई से मिलना चाहिए। लेकिन कुछ घंटों तक चलने के बाद भी मैं इस रेगिस्तान से बाहर नहीं निकल पाया था और श्याओमेई के अलावा गेम कस्टमर सर्विस से मेरा संपर्क भी टूट गया था। तब मुझे मन में एक अनिष्ट की भावना महसूस हुई। क्या इसका मतलब है कि यहाँ कोई न्यूबी विलेज है ही नहीं? और इस समय यहाँ का अत्यधिक तापमान मुझे मिनटों में डिहाइड्रेशन से बेहोश कर सकता है। इसलिए मैंने तुरंत गेम लॉगआउट पैनल चुनने की कोशिश की, लेकिन परिणाम यह रहा कि गेम लॉगआउट नहीं हो पा रहा था। मैंने हार नहीं मानी और पागलों की तरह लॉगआउट बटन दबाने लगा। तभी सिस्टम ने मुझे एक नया मिशन दिया। इस रेगिस्तान में जीवित रहो। इनाम अज्ञात, विफलता का दंड अज्ञात। उसके बाद के समय में मैंने लगभग हर संभव तरीका आजमा लिया, लेकिन मैं इस शापित जगह से बाहर नहीं निकल सका। क्या मैं सच में यहाँ हमेशा के लिए फंस कर मरने वाला हूँ? हालांकि उस मिशन के पूरा होने के इनाम के बारे में विस्तार से नहीं बताया गया था। शायद यही यहाँ से बाहर निकलने की कुंजी हो। सौभाग्य से मैंने उसकी शर्त मान ली और इस रेगिस्तान में जीवित रहने की कोशिश करने लगा। लेकिन इस समय के तापमान के कारण मेरा शरीर अत्यधिक डिहाइड्रेट हो गया था। मुझे याद आया कि एक सर्वाइवल शो में जिक्र किया गया था कि इस तरह की चुना पत्थर की चट्टानों के पास पीने योग्य प्राकृतिक झरना होता है। इसलिए मैं पत्थरों के पैटर्न का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगा और ठीक इसी समय मुझे एहसास नहीं हुआ कि मेरे पीछे लार टपकाता हुआ एक जंगली जानवर खड़ा था। कुछ ही समय बाद मुझे एक झरने का स्रोत मिल गया। फिर मैं एक भूखे जानवर की तरह उस पर झपटा और पागलों की तरह पानी पीने लगा। शरीर की पानी की कमी पूरी करने के बाद मैंने सिस्टम का पॉपअप पैनल खोला और सोचा कि यहाँ कैसे जीवित रहा जाए। फिर मैंने शुरुआती न्यूबी गिफ्ट पैक खोला। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि क्यूरर जैसे सपोर्ट क्लास के लिए सिस्टम द्वारा दिया गया शुरुआती हथियार एक लंबी तलवार थी, लेकिन इसने मेरी बहुत मदद की। अगर यह सिर्फ खून बढ़ाने वाली छड़ी होती तो यहाँ जीवित रहना मेरे लिए नामुमकिन होता। एक और कारण यह भी था कि असल दुनिया में मैं देश का सबसे युवा 6ठा स्तर का तलवारबाज था। फिर मैं उठकर गुफा की गहराई में चला गया और वहां जो मैंने देखा वह घृणित था। मेरे सामने अनगिनत हड्डियों के अवशेषों का ढेर लगा था। इसका मतलब है कि मैं शायद किसी भयानक जानवर की गुफा में आ गया हूं। मैं बहुत लापरवाह था। अंदर आने से पहले मुझे सावधानी से जांच करनी चाहिए थी।
लेकिन जैसे ही मैंने अपना सिर घुमाया, एक भयानक जानवर अपना बड़ा मुंह खोले मेरी ओर झपटा। मैंने अनजाने में खुद को नीचे झुका लिया और उसके हमले से बच गया। सिस्टम ने दिखाया कि सामने वाला जानवर रेगिस्तान मैप का एक विशिष्ट राक्षस डेजर्ट वुल्फ है। डेजर्ट वुल्फ अपनी गति के लिए जाना जाता है। अगर मैं भागने की कोशिश करूंगा तो मैं उससे जीत नहीं पाऊंगा। अब मुझे आखिरी जंग लड़नी ही होगी। मैंने सोचा और अभी मिली हुई नई शुरुआती तलवार निकाली। पहले मैंने डेजर्ट वुल्फ के पंजों के हमले से बचने के लिए एक बचाव किया, और जैसे ही वह मुड़ा, मैंने तलवार लेकर तेजी से नीचे की ओर वार किया। एक तेज आवाज आई, तलवार की धार में एक दरार आ गई और साथ ही मेरे हाथों में भी सुन्नता महसूस होने लगी। डेजर्ट वुल्फ ने इस मौके को छोड़ा नहीं। वह तेजी से मेरे सामने आया और अपनी पूंछ से हमला किया। अगले ही पल मैं पीछे की पत्थर की दीवार से जोर से टकराया। तभी सिस्टम का पॉपअप गाइड दिखाई दिया। डेजर्ट वुल्फ की गति के अलावा उसकी रक्षा शक्ति भी बहुत भयानक है। यदि खिलाड़ी का स्तर उससे कम है तो उसके सभी हमले बेकार होंगे। केवल उसके सबसे कमजोर पेट पर हमला करने से ही नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो यह बात है। तभी से समझ आया कि क्यों उसके हर हमले के दौरान वह अपने पेट को छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा था। तभी डेजर्ट वुल्फ फिर से काटने के लिए झपटा। अब भले ही मुझे उसकी कमजोरी पता थी, लेकिन उसकी अत्यधिक गति के कारण मेरे पास उसके पेट तक पहुंचने का कोई मौका नहीं था। अंत में जब मेरी हेल्थ केवल एक और हमले को सहने लायक बची थी, तब मुझे एक तरीका सूझा। मैंने खुद आगे बढ़कर अपना दाहिना कंधा बिना किसी बचाव के डेजर्ट वुल्फ के सामने छोड़ दिया, और उसकी जंगली प्रवृत्ति के कारण डेजर्ट वुल्फ ने बिना झिझके वहीं काट लिया। उसी क्षण मेरी तलवार बेरहमी से उसके पेट के आर पार हो गई। तभी आसमान से एक सुनहरी रोशनी नीचे आई और मुझे घेर लिया। मेरे चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। तभी समझ आया कि खिलाड़ी इस गेम के पीछे क्यों पागल हैं। लेवल बढ़ने पर तुरंत पूरी हेल्थ मिलना शुरुआती दौर में एक बहुत अच्छा गेमिंग अनुभव देता है, लेकिन मैं हैरान था कि सिस्टम के पॉपअप के नीचे कोने में जो हिडन मॉल है वह क्या है। बहुत सोचने के बाद मैंने एंटर बटन दबाया। अगले ही पल अनगिनत सुनहरे उपकरण मेरे सामने आने लगे। तो यह था वह कहा जाने वाला हिडन मॉल। इन हथियारों के अलावा हर लेवल पर अलग अलग तरह के आइटम अनलॉक किए जा सकते हैं। तभी गलती से मेरी उंगली सबसे नीचे वाले मर्सनरी मॉल पर लग गई, और अगले ही पल आसमान से अनगिनत सुनहरी रोशनी बरसने लगी और विभिन्न प्रकार की देवताओं की मूर्तियां मेरे सामने रखी थी। आक्रामक प्रकार, रक्षात्मक प्रकार, जादुई प्रकार, हत्यारा असैसिन प्रकार। लेकिन यह आखिरी वाला सर्विस प्रकार थोड़ा अजीब था। क्या यह चाहता है कि मैं सच में इस शापित जगह पर अकेला बूढ़ा हो जाऊं? तभी सिस्टम ने एक सूचना दिखाई, खिलाड़ी चेन झिलियो का लेवल डेली गुड्स अनलॉक करने के योग्य है। क्या तुरंत अनलॉक करें? क्या इसके लिए भी पूछना जरूरी है? मूर्ख ही इसे अस्वीकार करेंगे। एक डिंग की आवाज आई और मैंने पेट भरने के लिए डेली मॉल से कुछ खाना ले लिया। साथ ही मैंने स्किल पॉइंट बढ़ाने वाला पैनल खोला। जहां तक मुझे पता है, गेम में पॉइंट्स का बंटवारा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह खिलाड़ी के भविष्य के विकास की दिशा तय करता है। और पिछली लड़ाई से मैंने एक बात समझी थी। हालांकि मेरा और डेजर्ट वुल्फ का लेवल केवल 5 का अंतर था, लेकिन शक्ति और गति के गुण बिल्कुल अलग स्तर के थे। अगर बाद में किसी और शक्तिशाली राक्षस का सामना करना पड़ा, तो जीतने के लिए मुझे गति और शक्ति में पूर्ण बढ़त हासिल करनी होगी। इसलिए मैंने 5:10 और 10 सेकंड के अनुपात में पॉइंट्स लगाने का फैसला किया। इससे 5 पॉइंट्स की शारीरिक शक्ति कॉन्स्टिट्यूशन मेरी हेल्थ को कम नहीं होने देगी। 10 पॉइंट्स की शक्ति स्ट्रेंथ मुझे युद्ध में तुरंत मारने की क्षमता देगी, और 10 पॉइंट्स की चपलता एजिलिटी अधिकांश राक्षसों का सामना करने के लिए पर्याप्त होगी। अचानक तभी भेड़ियों के रोने की आवाज ने शांति भंग कर दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। मुझे लगा कि शायद उस डेजर्ट वुल्फ की मौत की गंध ने उसके साथियों को यहां खींच लाया है। अब भले ही सामने दर्जनों डेजर्ट वुल्फ हों, मेरे मन में कोई डर नहीं था, बल्कि लड़ने की इच्छा चरम पर थी, और मेरे हमले उनकी रक्षा शक्ति से कहीं अधिक थे। कुछ ही वारों में मैंने लगभग हर एक को सीधे मार गिराया। यह शायद गुणों में वृद्धि के कारण था, जिसने अप्रत्यक्ष रूप से मेरी तलवारबाजी को भी बेहतर बना दिया था। फिर मैंने एक दहाड़ मारी और पूरे उत्साह के साथ भेड़ियों के झुंड के बीच घूमने लगा।
लड़ाई खत्म होने के बाद अनुभव XP से मेरा लेवल 1 बढ़ गया। मेरा लेवल तुरंत बढ़कर 15 हो गया। लगता है इस गेम में राक्षसों को मारना ही होगा ताकि अपने गुणों को बढ़ाकर इस रेगिस्तान में जीवित रहा जा सके। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जब रात गहरा गई, मैं डेजर्ट वुल्फ की गुफा से बाहर निकला। क्योंकि रात का समय दिन की तरह गर्म नहीं था और यह बाहर निकलने का रास्ता खोजने का सबसे अच्छा समय था। तभी मेरा बायां पैर किसी रोएंदार चीज से टकराया। मैंने ऊपर देखा तो सामने रेगिस्तानी भेड़ियों के शवों का एक बड़ा ढेर था। इसने मुझे बहुत डरा दिया। क्या इसका मतलब यह है कि मेरे अलावा क्या कोई और भी इस रेगिस्तान में फंसा हुआ है? और इन रेगिस्तानी भेड़ियों की मौत की स्थिति को देखकर वह व्यक्ति बहुत शक्तिशाली था। इस समय चट्टान के किनारे पर एक मानव रूपी जीव लगातार रेगिस्तानी भेड़ियों के शव फेंक रहा था। जब मैं चट्टान पर पहुंचा तो वह व्यक्ति गायब हो चुका था और मैंने पाया कि इन रेगिस्तानी भेड़ियों के शवों में एक बात समान थी, यानी उनके शव बहुत ही सूखे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनका सारा खून जबरदस्ती सोख लिया गया हो। यह सोचकर मुझे एक न बयान होने वाला डर महसूस हुआ। क्या इतना क्रूर व्यक्ति वास्तव में एक इंसान है? तो वह व्यक्ति जो मेरे साथ यहाँ फंसा हुआ है, वह तो इन रेगिस्तानी भेड़ियों से भी कहीं अधिक भयानक है। अचानक तभी सिस्टम ने एक लाल चेतावनी पॉपअप दिखाया। एक उच्च स्तर के जीवन रूप की उपस्थिति का पता चला है। खिलाड़ी चेन झिलियाओं, कृपया तुरंत यहां से निकल जाए। यह सुनकर मैंने तुरंत पीछे मुड़कर एक घूर्णन प्रहार किया। एक छपाके की आवाज आई। जमीन पर खून की बूंदों से सना एक स्पर्शिका टेंटिकल दिखाई दिया और फिर एक ऐसा जीव सामने से आया जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। इस समय मेरा शरीर अभी भी लगातार कांप रहा था। यह उच्च स्तर के जीवन रूप का जन्मजात दमन था और अगर मैंने लेवल अप करने के बाद अपनी चपलता एजिलिटी नहीं बढ़ाई होती तो शायद वह स्पर्शिका अभी मेरे शरीर को सीधे छेद देती। इस समय सामने वाले का कटा हुआ हाथ फिर से एक हथेली के रूप में उगाया था और उसका नाम खानाबदोश शासक वॉन्डरिंग डोमिनेटर था। कहा जाता है कि इस रेगिस्तान में वह एक ऐसा शिकारी है जिसकी गति अद्वितीय है। वह आमतौर पर राक्षसों के मांस को अपना भोजन बनाता है और रेगिस्तान की खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर स्थित जीव है। इस समय मेरे माथे से पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें लगातार टपक रही थी। यह जीव वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। भले ही मैंने उसका मुकाबला करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी हो, फिर भी मैं उसके शक्तिशाली प्रभामंडल के सामने दब गया। सच कहूं तो यह पहली बार था जब मैंने ऐसा डर महसूस किया था। पलक झपकते ही शासक की आकृति मेरे सामने आ गई। मैंने तुरंत अपना शरीर घुमाकर उसके मुक्के से खुद को बचाया और मौका पाकर उसके पीछे कूद गया। अपनी लंबी तलवार उठाकर उसकी पीठ पर जोर से प्रहार किया। हालांकि अगले ही पल मेरी आंखों के सामने केवल शासक की एक परछाई रह गई और उसका असली शरीर तुरंत मेरे बगल में आ गया। उसने तेजी से मेरे चेहरे पर मुक्का मारा। उस शक्तिशाली प्रहार के साथ मेरा शरीर लगातार पीछे की ओर उड़ता रहा। कोई आश्चर्य नहीं कि सिस्टम ने उसे यहाँ की पूर्ण गति कहा है। इस जीव की गति वास्तव में बहुत तेज है। तभी शासक के मुंह से कुछ अस्पष्ट शब्द निकले। तुरंत बाद उसने मेरे पेट पर एक और मुक्का मारा। मेरे मुंह से खून का एक बड़ा थक्का निकला। उस जीव का पिछला मुक्का मुझे सीधे खत्म कर सकता था, लेकिन उसने अपनी शक्ति का बड़ा हिस्सा रोक लिया था। फिर मेरी उलझन भरी निगाहों के सामने वह झुक गया और उसने मेरी गिरी हुई लंबी तलवार मेरी ओर बढ़ा दी। फिर उसने अपने हाथ से अपनी गर्दन की ओर इशारा किया। ऐसा लग रहा था जैसे वह चाहता हो कि मैं अपनी तलवार से उसकी गर्दन काट दूं। अचानक मेरी पीठ में एक सिहरन दौड़ गई। तो यह जीव वास्तव में बिल्ली और चूहे का खेल खेलना चाहता है। अधिकांश मामलों में जब बिल्ली चूहे को पकड़ती है तो वह उसे तुरंत नहीं खाती। वे पहले चूहे को तड़पाती हैं ताकि शिकार के साथ खेलने का आनंद ले सकें। वह मुझे सुबह होने तक इसी तरह तड़पाता रहा। इस समय मैं पूरी तरह से थक चुका था और मेरे हथियार की मजबूती भी 10% से भी कम रह गई थी। मैं लाचार होकर जमीन पर गिर गया और मन ही मन सोचने लगा, यह जीव वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। मेरी वर्तमान गति के स्तर के साथ मैं उसकी गतिविधियों का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता। तभी शासक आया और उसने मेरा कॉलर पकड़ लिया। उसने मुझे ऊंचा उठा लिया और वह इंसानों की भाषा समझ सकता था। वाकई यही इंसान है जो एक चींटी की तरह हीन होकर जीने के लिए मजबूर है। जैसे ही उसके शब्द खत्म हुए, उसके सामने तलवार की एक चमकदार रोशनी कौंधी। कमीने,
मैं तुम्हें बस एक ऐसा कीड़ा समझता हूँ जो रेगिस्तान में दबंगई करता है। कहते हुए एक इंसान के रूप में मेरे सम्मान ने मेरे भीतर युद्ध की तीव्र इच्छा को फिर से जगा दिया। मुझे अपनी माँ की याद आई, अपने दोस्तों की याद आई। मैं यहाँ वास्तव में नहीं मर सकता। इस समय मेरे हाथ में एक लंबी तलवार मजबूती से दबी थी। बिजली की चमक में तलवार की धार तीखी रोशनी से चमक रही थी। तभी बादलों के गरजने की आवाज के साथ चांदी जैसी एक बिजली ने आसमान को चीर दिया, जिसने अंधेरे आसमान में एक बड़ा सा छेद कर दिया। इस समय मैं एक प्राचीन युद्ध क्षेत्र से लौटे युद्ध देवता की तरह था। मेरा शरीर लोहे की दीवार की तरह अडिग था। तभी सिस्टम ने एक सूचना दिखाई। खिलाड़ी चेन झिलियाओं की युद्ध इच्छा चरम पर पहुंचने के कारण लाटोनाया रेगिस्तान के देवता का आशीर्वाद सक्रिय हो गया है। सभी गुणों एट्रीब्यूट्स में 100 की वृद्धि हुई है। इस समय शासक मुझे देख रहा था और उसके चेहरे पर आखिरकार संतुष्टि का भाव आया। बहुत अच्छे, तुम पिछले 100 वर्षों में मिले सबसे दिलचस्प इंसान हो। इस चरम मारने की इच्छा के प्रभाव में मैं अनियंत्रित रूप से उस घातक इरादे को अपनी तलवार में समाहित कर रहा था और इस समय मेरा तलवार कौशल अपने अब तक के शिखर पर था। मैंने पूरी ताकत से शासक पर एक जोरदार प्रहार किया। एक छपाके की आवाज आई। शासक के मुंह से अचानक खून का फव्वारा फूट पड़ा। तभी मेरी आंखों में एक चमक आई। पल भर में दोनों के हमले एक दूसरे से टकराने लगे। मैदान में तलवारों और वार की चमक फैल गई। जब हथियार की मजबूती खत्म हो गई, मैंने लंबी तलवार फेंक दी और अपनी कोहनियों को थोड़ा नीचे किया। फिर अचानक मेरा शरीर हिला और मेरा बायां मुक्का बिजली की तरह चला। केवल एक मुक्के से मैंने शासक को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। मुक्के को तलवार बनाना, हवा को धार बनाना, मनुष्य को म्यान बनाना। इस समय मैंने तलवार के मार्ग स्वॉर्ड दांव को अपने मुक्के में मिला दिया था। मेरी आंखों में दिखने वाली घातक चमक बेहद डरावनी थी। हालांकि जब मैं शासक के गिरने वाली जगह पर पहुंचा तो सामने केवल ढहते हुए पत्थर ही बचे थे। तभी एक अत्यंत खतरनाक ऊर्जा अचानक मेरे पीछे प्रकट हुई। मूर्ख इंसान, बिल्ली और चूहे का खेल अब समाप्त होता है। इस समय शासक की पीठ से कई स्पर्शिकाएं निकल आईं। यह उसका दूसरा रूप था जो उसके क्रोधित होने पर प्रकट हुआ था। वह हवा में तैर रहा था। उसके हाथ में एक गहरा बैंगनी प्रकाश का गोला था और उसके सिर के ऊपर एक यमराज की आकृति दिखाई दी। इस समय मैं केवल बेप्सी से सामने आने वाले परिणाम को स्वीकार कर सकता था। मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली थी, लेकिन फिर भी मैं इस जीव को नहीं हरा सका। अगले ही पल शासक ने अपना बड़ा हाथ लहराया और उसके ऊपर मौजूद यमराज ने भी अपना विशाल हंसिया लहराया। मैंने हार मानकर अपने दोनों हाथ फैला दिए। मेरे मुंह से लगातार खून बह रहा था। मां, मुझे माफ कर देना, मैं जीवित नहीं रह सका। तभी सिस्टम की सूचना की आवाज सुनाई दी। खिलाड़ी चेन झिलियाओं का स्वास्थ्य HP 0 हो गया है, मृत्यु की स्थिति में प्रवेश कर रहा है। जब मुझे दोबारा होश आया तो मैंने पाया कि मैं मरा नहीं था, बल्कि मैं एक साधारण से घर में था। एक पल के लिए मैं बहुत उत्साहित हुआ। मुझे लगा कि मैं आखिरकार वास्तविक दुनिया में वापस आ गया हूं। हालांकि खिड़की के बाहर का नजारा वास्तविक दुनिया जैसा नहीं लग रहा था और इस समय गेम का पॉपअप भी गायब नहीं हुआ था। इसका मतलब था कि मैं अभी भी गेम की दुनिया में फंसा हुआ था, लेकिन मुझे तो शासक ने मार दिया था। गेम की सेटिंग के अनुसार मुझे गेम से बाहर निकल जाना चाहिए था। भले ही मैं वास्तविक दुनिया में वापस ना आ पाता, लेकिन मुझे इस तरह गेम में फंसा हुआ नहीं रहना चाहिए था। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि मेरे शरीर के सारे घाव भर चुके थे। तभी एक लाल बालों वाली लड़की ने दरवाजा खोला और अंदर आई। मुझे होश में देखकर उसके चेहरे पर घबराहट थी। जब हमारी नजरें मिली तो शांत कमरे में एक अजीब सी शर्मिंदगी महसूस हुई। फिर वह मुड़ी और वहां से चली गई। जब वह दोबारा कमरे में आई तो उसके साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति भी आया था। पता चला कि उबरे नाम के इस बुजुर्ग ने शिकार के दौरान मुझे मरणासन अवस्था में बचाया था और यह वह गेम या गांव नहीं था जैसा मैं समझ रहा था। वे न तो NPC थे और न ही खिलाड़ी, क्योंकि वे गेम के पॉपअप को नहीं देख सकते थे। वे केवल मुझे एक मूर्ख की तरह देख रहे थे जो हवा में हाथ पैर चला रहा था। फिर मुझे एक सच्चाई का पता चला। वास्तव में यह एक वास्तविक दुनिया है, लेकिन कोई भी यहां से बाहर नहीं जा सकता। विस्तार से कहे तो पूरे लाटोनाया रेगिस्तान के लिए
कोई भी यहाँ से बाहर निकलने में सक्षम नहीं है। लगभग 10 साल पहले उब्रे और लिली बेलगामा महाद्वीप में एक विशाल ड्रैगन का शिकार करते समय बिजली के तूफान में फंस गए थे, और जब वे जागे तो वे इस रेगिस्तान में थे। कहा जाता है कि यह पौराणिक लाटोनाया रेगिस्तान है, जो विशेष रूप से देवताओं को कैद करने के लिए बनाया गया है। और यहाँ खोए हुए मनुष्यों के पास केवल एक ही रास्ता है, कैबली मंदिर ढूंढना और उसके अंत में स्थित भूल भुलैया को पार करना, ताकि वे फिर से आजाद हो सकें। हालांकि यह रेगिस्तान एक ऐसी भूल भुलैया की तरह है जिसका कोई अंत नहीं है। कैबली मंदिर की खोज में जाने वाले लोगों की संख्या अनगिनत है, लेकिन कोई भी जीवित वापस नहीं लौट सका। यहाँ फंसे हुए मनुष्यों ने आज यहाँ से जाने की उम्मीद छोड़ दी है। यहाँ मेरे जैसे बहुत से लोग आए थे जो नए थे। उन्होंने चेतावनी नहीं मानी और यहाँ से जाने की जिद की, लेकिन अंत में कोई नहीं बच सका। सब रेगिस्तान के छोर पर मारे गए। इतना कहकर उब्रे ने मुझे आराम करने को कहा और यहाँ से जाने का विचार फिर कभी न करने की सलाह दी। इस वक्त मुझे विश्वास है कि उब्रे जो कह रहा है वह सच ही होगा, क्योंकि मुझे याद है कि शासक ने एक बार कहा था कि मैं पिछले 100 वर्षों में उसके द्वारा सामना किया गया सबसे दिलचस्प प्रतिद्वंद्वी हूं। तो इसका मतलब है कि जो लोग उससे पहले मिले वे शायद कैबली मंदिर की तलाश में आए इंसान ही थे। तभी सिस्टम का एक पॉपअप नोटिफिकेशन आया। स्तर का मिशन सक्रिय हुआ, कैबली मंदिर का शोक। चूंकि खिलाड़ी चेन झिलियों को कैबली देवता का संरक्षण प्राप्त है, तभी वह इस दुनिया में पुनर्जन्म ले सका, और बदले में मुझे कैबली देवता की मुहर खोलने में उनकी मदद करनी होगी। मिशन की शर्तें: लाटोनाया रेगिस्तान में पौराणिक कैबली मंदिर को खोजें। दूसरा, मंदिर की रक्षा करने वाले राक्षस नाब्रुस को मारें और कैबली देवता को मुक्त करें। मिशन पूरा करने के बाद खिलाड़ी चेन झिलियों को मिलेगा लाटोनाया रेगिस्तान से बाहर निकलने की चाबी। अगले दिन तक मेरे शरीर की चोटें काफी हद तक ठीक हो चुकी थी, और एक रात बीतने के बाद मैंने लगभग सब कुछ समझ लिया था। मुझे लगता है कि मैं भी उब्रे की तरह ही अपनी मूल दुनिया में किसी दुर्घटना का शिकार हुआ था, और फिर किसी अज्ञात शक्ति द्वारा जबरन इस रेगिस्तान में खींच लाया गया, और इस रेगिस्तान के किसी स्थान पर कैबली नाम के एक देवता को कैद किया गया है। तो मुझे जो करना है वह है कैबली को खोजना और मंदिर की मुहर को खोलना, और फिर मुझे यहाँ से जाने की चाबी मिल जाएगी। स्वाभाविक रूप से मैं वास्तविक दुनिया में वापस लौट सकूंगा। फिर मैंने दूर की ओर इशारा करते हुए लिली से पूछा, क्या आगे लाटोनाया रेगिस्तान ही है? यह सुनकर लिली ने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा, लेकिन वह लाटोनाया रेगिस्तान का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। वास्तव में हम रेगिस्तान के केंद्र में हैं, इसलिए चारों ओर लाटोनाया रेगिस्तान ही है। यह सुनकर मुझे लगा कि मामला जटिल हो गया है। अब समझ आया कि इतने सालों से कैबली मंदिर क्यों नहीं मिल पाया। अगर हर दिशा रेगिस्तान का रास्ता है, तो कैबली को खोजना एक बहुत बड़ा काम होगा। इसलिए मैंने लिली से कहा कि वह मुझे पहले कस्बे में ले जाकर आसपास की स्थिति से परिचित कराए। जब हम कस्बे की ओर जा रहे थे, तभी हमारे सामने एक काली छाया तेजी से प्रकट हुई। मेरी आंखें फटी रह गईं और मैंने लिली को खींचकर समय पर बचाव किया। जैसे ही घना कोहरा छंटा, अंदर से कुछ आवारा दिखने वाले युवक बाहर निकले। लेकिन इससे पहले कि मैं हमला करता, लिली ने पहले ही अपना कौशल अग्नि का पिंजरा सक्रिय कर दिया। उसकी नजरें सामने खड़े युवक पर बहुत तीखी थी। फिर उसने मेरी ओर मुड़कर कहा कि मुझे सावधान रहना होगा। वे क्रूर डाकू शिकारी हैं। वे साधारण शिकारियों से अलग हैं। वे रेगिस्तान के सुरक्षित क्षेत्रों में शिकार नहीं करते, बल्कि दूसरों का शिकार छीनकर अपना जीवन चलाते हैं। उनमें बोबन नाम का युवक उनका नेता है। कहते हुए लिली ने अपने हाथों में 2 आग के गोले बनाए और फिर आगे बढ़कर मुझे अपने पीछे छुपा लिया। चेन झिलियो, तुम पहले वापस जाओ और दादाजी को मदद के लिए बुला लाओ। यह सुनकर मैंने सिर हिला दिया। माफ करना, मैं यह नहीं कर सकता। मेरी डिक्शनरी में पीछे हटने जैसा कोई शब्द नहीं है। इसके अलावा तुम मेरी जीवन रक्षक हो। मैं ऐसा घटिया काम नहीं कर सकता। जैसे ही मैंने कहा, एक विशाल हाथ हवा से आया और मेरे सिर को जोर से पेड़ पर दे मारा। कचरा, तुम बहुत घमंडी हो। क्या तुम्हें पता नहीं कि लिली मेरी है? तुम जैसे मेंढक को हंस, स्वान के मांस का सपना देखने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर उसने मेरा सिर पकड़ लिया। लड़के, यहां बातें करने से काम नहीं चलता। अगले ही पल मैंने उसका हाथ पकड़ा और थोड़ा जोर लगाया। क्या तुम्हारे छिपकर हमला करने का तरीका इतना ही मजबूत है? इतना कहकर मैंने पूरी ताकत से उसकी बाजू मरोड़ी।
मेरे चेहरे पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान थी। अब लग रहा है कि तुम बस इतने ही हो। तुरंत बाद मैंने एक जोरदार पंच उसके चेहरे पर मारा। बोबन ने हैरानी से अपने दाहिने हाथ को देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी आसानी से उसकी कलाई को उतरवा दूंगा। इस समय मुझे भी थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि अभी जब बोबन ने हमला किया था मुझे उसका बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ था। फिर मैंने लिली से बात करते हुए पता लगाया कि बोबन लगातार हमारा पीछा क्यों कर रहा है। दरअसल बोबन को लिली से पहली नजर में प्यार हो गया था। लिली द्वारा साफ मना किए जाने के बाद वह लगातार उसके पीछे पड़ा रहा और मेरा और लिली का बातें करना बोबन की नजरों में एक प्रेमी जोड़े की तरह लग रहा था। इसलिए बोबन ने मेरी नाक की ओर इशारा करते हुए कहा। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसके साथ पुरुषों की तरह मुकाबला करने की हिम्मत रखता हूं। अगर मैं जीत गया तो वह वादा करता है कि वह भविष्य में लिली को परेशान नहीं करेगा। तभी सिस्टम ने एक मिशन विंडो दिखाई। साइड मिशन सक्रिय हुआ। छाया का पागलपन। खिलाड़ी चेन झिल्लियों को शैडो असैसिन बोबन को हराना होगा। मिशन इनाम लाटोनाया रेगिस्तान का नक्शा। मैंने माथे पर बल डालते हुए पॉपअप को देखा। मुझे नहीं पता था कि गलती से एक साइड मिशन सक्रिय हो गया है और इनाम लाटोनाया रेगिस्तान का विस्तृत नक्शा है। बस यह सब मुझे बहुत अजीब लग रहा है। जब से मैं इस दुनिया में आया हूं ऐसा लगता है जैसे कोई पीछे से मेरी किस्मत को नियंत्रित कर रहा है। पहले रेगिस्तान में फंस जाना और बाहर न निकल पाना, फिर मरने के बाद कैबली देवता की शक्ति से पुनर्जीवित होना, फिर उबरे द्वारा बचाया जाना जिससे कैबली मंदिर के रहस्य का पता चला, और अंत में इस साइड मिशन को पूरा करना जिससे लाटोनाया रेगिस्तान का पूरा नक्शा मिल सके। अलग अलग देखे तो सब सामान्य है, लेकिन जब सब चीजों को जोड़कर देखा जाए तो यह बहुत अजीब है। जैसे कोई हाथ मुझे आगे धकेल रहा हो। लेकिन अब जो हो गया है मुझे बस आगे बढ़ना होगा। इसलिए मैं कदम आगे बढ़ाकर बोला, ठीक है, तो हमारी बात पक्की रही। इस समय लिली ने मुझे अविश्वसनीय नजरों से देखा, लेकिन चूंकि मैंने हाँ कर दी थी तो वह ज्यादा कुछ नहीं कह सकती थी। बस उसने मुझे चेतावनी दी कि बोबन पूरे कस्बे का सबसे शक्तिशाली शैडो तलवारबाज है, जिसके पास अंधेरे साये का उपयोग करने की शक्ति है। अत्यधिक गति का लाभ होने के साथ साथ उसकी हमला करने की शक्ति भी अत्यंत शक्तिशाली है, वरना वह डाकू शिकारियों का नेता नहीं बन पाता। इसलिए लिली ने मुझे युद्ध में सावधान रहने को कहा। मैंने कहा, चिंता मत करो, और आगे बढ़ गया। मुझे बिना किसी हथियार के देखकर बोबन ने निष्पक्षता दिखाते हुए अपनी दूसरी लंबी तलवार मेरी ओर फेंक दी। उसने कहा कि वह नहीं चाहता कि मैं हारने के बाद इसे बहाना बनाऊं। मैंने बोबन द्वारा फेंकी गई तलवार पकड़ ली। सच में मुझे नहीं पता था कि तुम काफी नियमों का पालन करने वाले निकले। इस समय उसके दोनों साथी बोबन की हरकत देखकर हैरान थे। इतने सालों से बोबन के साथ रहकर भी उन्होंने पहली बार बोबन को इतने गंभीर रूप में देखा था। दूसरी ओर बोबन की आकृति पलक झपकते ही मेरे सामने आ गई। तुरंत उसके शरीर के चारों ओर अंधेरे ऊर्जा का घेरा बन गया। यह देखकर मैंने तुरंत अपने हाथों से बोबन की तलवार के प्रहार को रोका। तभी तलवार की चमक में मैंने एक चौंकाने वाला दृश्य देखा। मेरे पीछे अचानक एक और बोबन प्रकट हुआ और मुझे जल्दी से सामने वाले बोबन को पीछे हटाना पड़ा। फिर पीछे वाले बोबन के हमले को रोकने के लिए मुड़ा। उसकी आकृति और मेरे बीच बहुत ही कम अंतर रह गया था। मैं एक तलवार का वार झेल ही गया। तभी सिस्टम ने मुझे चेतावनी दी, यदि मेरा हेल्थ बार 300 से कम हो जाता है तो इसे मिशन की विफलता माना जाएगा। खून थूकते हुए मैंने तुरंत ही हीलर का सक्रिय कौशल उपयोग किया और तुरंत ही अपनी खोई हुई हेल्थ वापस पा ली। इस समय उसके दोनों साथी मेरा मजाक उड़ा रहे थे। इसकी क्लास तो हीलर है और यह हमारे बॉस से अकेले लड़ने की हिम्मत कर रहा है। बोबन भी अब मेरे साथ और नहीं लड़ना चाहता था। उसे लगा कि एक हीलर का सामना करना शैडो असैसिन का अपमान है, लेकिन मैंने उसे छोड़ना नहीं चाहा। मैंने कहा, क्या तुम डर गए हो और बहाना ढूंढ रहे हो? मुझे नहीं पता था कि तुम एक धोखेबाज के साथ साथ एक डरपोक भी हो। मेरी बात सुनकर बोबन पूरी तरह से क्रोधित हो गया। तुरंत ही उसने अपने शरीर से 2 और प्रतिरूप क्लोन्स बना लिए। मैंने दांत पीसते हुए यह दृश्य देखा। यह तो 3 भागों में विभाजित हो गया। अगर ऐसा रहा तो जीतना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। बोबन न केवल क्लोन को नियंत्रित कर सकता है,
बल्कि वह किसी भी समय उनके स्थान को आपस में बदल भी सकता है। अभी मेरी हेल्थ इसलिए कम हुई क्योंकि उसने अचानक अपना स्थान बदल लिया था। बोबन अब अपनी पूरी शक्ति दिखा रहा था और अंधेरे साये की पूरी शक्ति बिखेर रहा था। फिर उसने अपने दाहिने क्लोन से कहा, तुम जाओ और इस बेकार चीज का सामना करो। अगले ही पल मुझे एक बहुत ही शक्तिशाली दबाव महसूस हुआ। मैंने फिर से पहले बचाव करने और फिर मौका देखकर हमला करने का फैसला किया, लेकिन मुझे पहले से कहीं अधिक कठिनाई महसूस हो रही थी। सामने वाला क्लोन शायद और शक्तिशाली बना दिया गया है। इस समय उसमें कम से कम बोबन के असली शरीर की 80% शक्ति है, और ऐसे क्लोन सिर्फ एक नहीं है। तभी एक और क्लोन मेरे पीछे आ गया। अगले ही पल उसकी आकृति और मेरे बीच बस एक पल का अंतर रह गया। धड़ाम की आवाज आई। इस पल हर कोई आंखों के सामने के इस दृश्य पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। बोबन को तो और भी ज्यादा आश्चर्य हुआ। वह वास्तव में मूल शरीर के रूप में कार्य कर सकता है। उसे अभी स्पष्ट रूप से महसूस हो सकता था कि वह प्रहार निश्चित रूप से 100% सटीक लगा होगा। इस समय तो मैं भी विश्वास नहीं कर पा रहा हूं। चेहरे पर मौत के मुंह से बच निकलने की राहत की एक झलक है। पूरे शरीर की ऊर्जा एकत्रित करें प्लस 150%। बोबन के क्लोन के अचानक हमले ने हीलर की गुप्त क्षमता फ्लैश स्ट्राइक को सक्रिय कर दिया। प्रतिरोधी और अगली बार हमला करते समय पूरे शरीर की शक्ति को हमले में केंद्रित करें। प्रतिरोधी और अगली बार आपके हमले में और बाद के पहले हमले को मजबूत करेगा। मैंने अपने मुंह से एक गहरी सांस छोड़ी। सच में बहुत जोखिम भरा था। अगर अभी वह कौशल नहीं होता तो शायद मैं अब तक एक ठंडी लाश बन चुका होता। तभी बोबन के चेहरे पर एक अहंकारी मुस्कान आई। उसने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग न करने का निर्णय लिया। कहते हुए उसने एक मंत्र का उच्चारण किया। इसके बाद उसके हाथ की लंबी तलवार वापस खिंच गई। अगले ही पल उसने अपने हाथों की दोनों लंबी तलवारों को एक कर दिया, जिससे एक बिल्कुल नया हथियार बन गया। तुरंत ही उसका मूल शरीर और दोनों ओर के क्लोन एक ही विचार में मिल गए। शैडो असैसिन की सबसे शक्तिशाली क्षमता डेजर्ट स्ट्राइक का उपयोग किया। पल भर में बैंगनी रंग की परछाइयों का घेरा मेरे चारों ओर एक बहुत ही शक्तिशाली लहर के रूप में बन गया। साथ ही एक तेज तीर मेरे बगल से तेजी से आया। मैं अपनी जगह से हटा और बड़ी मुश्किल से बच निकला, लेकिन अचानक हुए इस हमले से शरीर पर कुछ कट लग गए। कुछ ही समय बाद सिस्टम ने सूचना दी। इस समय मेरी हेल्थ बार 1/3 कम हो चुकी थी। बिना हथियार के मेरे पास जवाबी हमला करने का कोई मौका नहीं था। इसके बाद मैं तलवारों की छाया से बने एक पिंजरे में फंस गया। यह दृश्य देखकर बोबन ने राहत की सांस ली। चेन झिलाओ, तुम भी बस इतने ही हो। मैं तुम्हें पूरा शरीर दूंगा। हालांकि ठीक अगले ही पल बोबन की नजर एक जगह पड़ी, जैसे उसने रूह को कंपा देने वाला डर देख लिया हो। इस समय उसके सामने दो बहुत शक्तिशाली आकृतियां दिखाई दी। क्षण भर के लिए पूरा मैदान सन्न रह गया। देखा गया कि ओबरे बुजुर्ग युद्ध क्षेत्र के ठीक बीच में खड़े थे। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मेरे तेजी से आते हुए मुक्के को रोक लिया। फिर उन्होंने धीरे से धक्का दिया। आज के लिए बस इतना ही काफी है। तभी बोबन को ऐसा लगा जैसे उसके मन में असंतोष है। हाँ, ओबरे, तुम्हें लगता है कि आज तुम उन्हें ले जा पाओगे? मैं अब पहले वाला बोबन नहीं रहा। यह सुनकर ओबरे के कदम रुक गए, लेकिन उन्होंने मुड़कर नहीं देखा बल्कि ठंडे स्वर में कहा, अगर अभी मैंने तुम्हारे बदले चेन झिलाओं का वह मुक्का नहीं रोका होता तो शायद तुम्हारे पास यहाँ खड़े होकर मुझसे बात करने का मौका भी नहीं होता। इस समय बोबन पूरी तरह से आपाक हो चुका था, क्योंकि उसके मन में विश्वास करना कठिन था कि वह एक पादरी प्रीस्ट से भी नहीं जीत सकता। और इसी समय सिस्टम का पॉपअप भी दिखा। मैंने बोबन को हराने का साइड मिशन पूरा कर लिया है। इसके बाद ओबरे ने और कुछ नहीं कहा और हमें लेकर वहां से चले गए। घर लौटने के बाद लिली मेरे घावों पर पट्टी बांधने आई और फिर चली गई, और मुझे इस समय बहुत उलझन महसूस हो रही थी। इसीलिए मैंने बिना सोचे समझे बोबन की चुनौती स्वीकार की थी। दरअसल मैं लेवल अप होने के कारण स्वतः ठीक होने वाली प्रक्रिया पर भरोसा कर रहा था, लेकिन वह साइड मिशन पूरा करने के बाद मेरा लेवल अप नहीं हुआ। लगता है भविष्य में मुझे गेम सिस्टम का अधिक अध्ययन करना होगा। हालांकि एक अच्छी खबर भी है। मिशन इनाम वाले नक्शे में केबली मंदिर की स्थिति स्पष्ट रूप से बताई गई थी, इसलिए जैसे ही मेरे घाव ठीक होंगे मैं तुरंत निकल सकूंगा। बस एक और इनाम है, एक गुप्त चाबी, जिसे खोलने के लिए मुझे एक रहस्यमय बक्सा प्राप्त करना होगा।
और वे केवल लड़ाई के दौरान यादृच्छिक रैंडम रूप से गिरते हैं। उन्हें स्टोर से नहीं खरीदा जा सकता। तभी ओब्रे मेरी चोटों का हालचाल जानने आए। मैंने उन्हें बताया कि अब कुछ खास गंभीर नहीं है, 2-2.5 दिनों में यह पूरी तरह ठीक हो जाएगा। फिर उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई। कई साल पहले एक तूफानी रात की, एक अत्यंत विचित्र दिखने वाले राक्षस ने क्रूरता से एक गांव पर हमला किया था। जब वह वहां पहुंचे तो वहां केवल एक छोटा लड़का बचा था, और वह राक्षस बहुत शक्तिशाली था, जो उस समय के युवा ओब्रे के साथ कुछ वार झेल सकता था। लेकिन अंततः उसे ओब्रे ने बुरी तरह घायल कर दिया। बाद में ओब्रे उस छोटे लड़के को लेकर उसके परिवार को दफनाने गए और उस लड़के को अपना शिष्य बना लिया। यह सुनकर मैं भी समझ गया, ओब्रे द्वारा बताए गए उस छोटे लड़के की पहचान बोबन ही होनी चाहिए। बस बोबन को हमेशा लगता रहा कि उसके जीवित रहने का उद्देश्य अपने माता पिता का बदला लेना है। और जब ओब्रे को उसके इस विचार का पता चला तो उन्होंने उसे इस विचार को छोड़ने के लिए लगातार समझाया, क्योंकि लाटोनाया रेगिस्तान में विभिन्न प्रकार के राक्षस मौजूद हैं। बोबन के माता पिता को मारने वाला राक्षस तो उस समुद्र में केवल एक बूंद के समान था। अगर बोबन ने बदला लेने की जिद की तो शायद लाटोनाया रेगिस्तान में कदम रखने से पहले ही वह अन्य राक्षसों द्वारा मार दिया जाता। इसलिए विचारों में मतभेद के कारण बोबन ने ओब्रे से अलग होने का फैसला किया। इतना कहकर ओब्रे थोड़े उदास स्वर में खड़े हो गए। इस समय मेरी भौहें सिकुड़ गईं। यहां तक कि ओब्रे जैसे शक्तिशाली व्यक्ति का भी मानना है कि लाटोनाया रेगिस्तान इंसानों को खा जाने वाली जगह है। शायद असली लाटोनाया मेरी कल्पना से भी अधिक भयानक है, और अभी मुझे केवल केबली मंदिर की विस्तृत स्थिति मिली है। वर्तमान शक्ति के साथ वहां जाना जोखिम भरा है। शायद वैसा ही होगा जैसा ओब्रे ने कहा था कि लाटोनाया रेगिस्तान में प्रवेश करने से पहले ही राक्षसों द्वारा मार दिया जाएगा। इसलिए मैंने जाने को तैयार ओब्रे को रोक लिया। रुकिए ओब्रे दादा, मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूं। बस जब मैं शक्तिशाली हो जाऊंगा तो मेरे पास आप सबको यहां से ले जाने का तरीका होगा। यह सुनकर ओब्रे ने अपना काम नहीं रोका, बल्कि उन्होंने मुझे पहले अच्छी तरह आराम करने को कहा। यह देखकर मैं निराश होकर ओब्रे की जाती हुई पीठ को देखने लगा। मैं अभी बहुत जल्दबाज था, यहां तक कि बोबन जैसी भावनाओं के कारण भी उसने ओब्रे दादा से नाता तोड़ लिया। और मैं तो एक अजनबी हूं जिसे सिर्फ 2.5 दिन हुए हैं। जब मैं बहुत पछता रहा था तभी ओब्रे की बूढ़ी आवाज बारिश के शोर के साथ सुनाई दी। कल सुबह पहाड़ी पर आकर मेरा इंतजार करना। अगर तुम परीक्षा पास कर लेते हो तो मैं तुम्हें शिष्य स्वीकार कर लूंगा। इस समय ओब्रे के मन में भी वैसी ही हलचल थी। वास्तव में अभी जो उन्होंने मुझे वचन दिया था वह भावनाओं में बहकर कहा गया था, क्योंकि उस लड़ाई में उन्होंने मेरी बहुत मजबूत लड़ने की इच्छा देखी थी, और उस मुक्के ने उनकी सबसे शक्तिशाली रक्षात्मक क्षमता थंडर शील्ड में भी एक दरार पैदा कर दी थी। इसलिए उनके मन में एक धुंधली सी भावना थी, शायद मैं वास्तव में सभी को लाटोनाया रेगिस्तान से बाहर ले जा सकूं। ओब्रे के ओझल होने के बाद सिस्टम ने एक नियमित मिशन दिखाया। सामग्री बहुत सरल थी, मूल रूप से शारीरिक प्रशिक्षण ही था। अगले दिन सुबह तक सूरज पूरी तरह निकलने से पहले ही मैं शारीरिक प्रशिक्षण के लिए पहाड़ी पर आ गया। इस समय मुझे थकान महसूस नहीं हो रही थी। ये चुनौतियां स्कूल में कठिन समस्याओं को हल करने से कहीं अधिक रोमांचक लग रही थी। 2-2.5 घंटे बीत जाने के बाद मैं थककर जमीन पर गिर पड़ा, और इस बार मिशन पूरा करने की सफलता ने मेरा लेवल अप कर दिया। तो मैंने बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस और सहन शक्ति, एंड्योरेंस बढ़ाने का फैसला किया। आखिरकार गति के अलावा एक हीलर के लिए ये 2 गुण भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। तभी लिली नाश्ता लेकर आई। उसे लगा कि मैं यहां से जा चुका हूं, लाटोनाया रेगिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए। बाद में ओब्रे दादा से पूछने पर पता चला कि मैं शायद यहीं रहूंगा। हालांकि जब उसने सुना कि ओब्रे मुझे शिष्य बनाने को तैयार है तो वह भी आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि अब तक ओब्रे ने केवल बोबन को ही शिष्य बनाया था। शहर के कई युवा जो उनके नाम से प्रेरित होकर आते थे, उन्हें हमेशा निराशा ही हाथ लगी, और लिली को यह जानने की भी उत्सुकता थी कि मुझ में कैसी शक्ति जागृत होगी। यह सुनकर मैं बन खाते हुए उससे पूछने लगा, शक्ति जागृत होना क्या है? क्या मैं पहले से ही हीलर नहीं बन चुका हूं? यह अलग है। हीलर वह पेशा है जो देवताओं ने आपको दिया है, जबकि आपकी अपनी तत्व विशेषता, एलिमेंटल एट्रीब्यूट, उसे बाद के प्रशिक्षण से जागृत करना पड़ता है। उदाहरण के लिए लिली में अग्नि तत्व जागृत हुआ है,
ओब्रे में बिजली का तत्व है और बोबन शुरुआत में केवल एक साधारण असैसिन था। बाद में शैडो तत्व जागृत होने के बाद वह एक अद्वितीय शैडो असैसिन बन गया। प्रत्येक व्यक्ति में जागृत होने वाला तत्व अलग अलग होता है। दूसरे शब्दों में, पेशा भविष्य की विकास दिशा है, जबकि तत्व युद्ध कौशल को निर्धारित करता है। मुझे देखना होगा कि वास्तव में मुझमें क्या जागृत होगा। यहां रहना सही है। अभी सबसे जरूरी है कि मैं पहले अपना तत्व जागृत करूं। इसके बाद लिली ने मुझे इस दुनिया के बारे में और जानकारी दी। यह दुनिया कुल 5 महाद्वीपों से बनी है और हम जिस पोलाजेस महाद्वीप में हैं, वह मानव जाति का निवास स्थान है। साथ ही यह इस दुनिया का केंद्र बिंदु भी है। पश्चिम में मोगाला महाद्वीप है, जिसे ड्रैगन राइडर्स की प्राचीन राजधानी कहा जाता है। उत्तर में कोसानसीडो महाद्वीप है, जहां साल भर ठंड रहती है, जो मुख्य रूप से दिग्गजों, जायंट्स और क्रूर पशुओं की 2 प्रजातियों का घर है। पूर्व में बेलगामा महाद्वीप है, जहां जादू में माहिर एल्व्स रहते हैं। अंत में दक्षिण में कुबिटिक महाद्वीप है, जहां अत्यंत कुशल शिल्पकार बौने ड्वार्व्स रहते हैं, जहां वे निवास करते हैं। उसे दुनिया का अंत भी कहा जाता है, क्योंकि कुबिटिक महाद्वीप को पार करने के बाद आप अनंत समुद्र तक पहुंच सकते हैं, जो देवलोक से जुड़ता है। किंवदंती है कि अनंत समुद्र को पार करके ही देवताओं के निवास स्थान तक पहुंचा जा सकता है और वहां पहुंचने पर देवताओं से असीमित शक्तियां प्राप्त होती हैं। शुरू में लिली को भी लगता था कि यह केवल एक किंवदंती है, लेकिन जब से वह इस किंवदंती वाले लाटोनाया रेगिस्तान में फंसी है, उसे विश्वास होने लगा कि शायद ये किंवदंतियां सच हैं। कुछ ही समय बाद उब्रे की आकृति यहां दिखाई दी। उसने कहा कि वास्तव में तत्व गुणों को जागृत करना बहुत सरल है। बस तत्वों के प्रति अपनी संवेदनशीलता को जगाने के लिए अपनी सांसें रोक लें और फिर शरीर के भीतर बहती तत्व शक्ति के अनुभव को महसूस करें। लेकिन इससे पहले मुझे उसके परीक्षण से गुजरना होगा, कहते हुए उसने जमीन पर एक टेलीपोर्टेशन घेरा बनाया। घेरे के दूसरी ओर लातोनाया रेगिस्तान के किनारे पर जानवरों का एक निवास स्थान है। वह वहां शिकार करते समय संयोग से मिला था और मुझे 2.5 दिनों के भीतर बीस्ट किंग को मारना होगा और उसका सिर यहां वापस लाना होगा। तभी मैं उब्रे के परीक्षण में सफल माना जाऊंगा। यह कहकर उसने अपनी वह तलवार मेरे हाथों में सौंप दी, जिसे वह कई वर्षों से साथ रख रहा था, और मैंने उसके द्वारा दी गई लंबी तलवार ले ली और कहा कि मुझे पछतावा नहीं है और मैं निश्चित रूप से उसके परीक्षण को पास कर लूंगा। इसके बाद मैं उस टेलीपोर्टेशन घेरे में प्रवेश कर गया। साथ ही सिस्टम ने मेरी मांग के अनुसार चलतामिल पतरात ने एक समय सीमा वाला मिशन निर्धारित किया। दूसरी ओर उब्रे के चेहरे पर गंभीरता थी। वह मुझे धीरे धीरे गायब होते हुए देख रहा था। वास्तव में उसने मुझे यह नहीं बताया था कि केवल तत्व शक्ति ही उस बीस्ट किंग को नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि तत्व शक्ति का ज्ञान केवल संकट की स्थिति में ही प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ मैं टेलीपोर्टेशन प्रकाश स्तंभ के साथ एक पथरीले स्थान पर प्रकट हुआ। यह स्थान लातोनाया रेगिस्तान से अलग है। यहाँ चारों ओर काली रेत फैली हुई है और हवा में एक बहुत ही अप्रिय गंध फैली हुई है। और मैं जानता हूं कि मेरी वर्तमान शक्ति के साथ बीस्ट किंग स्तर के राक्षस को मारना आसान नहीं होगा। इसलिए मैंने सोचा कि पहले कुछ छोटे राक्षसों को मारकर अपना स्तर बढ़ा लूं। हालांकि तभी एक बेल चुपचाप मेरे सिर के पीछे से हमला करने आई। मैं बड़ी मुश्किल से बच निकला। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आते ही राक्षसों की नजर मुझ पर पड़ जाएगी। लगता है उब्रे का परीक्षण वास्तव में सरल नहीं है। इस समय पीठ पर पंख और शरीर पर हरे बालों वाला एक राक्षस मेरे सामने प्रकट हुआ। यह लातोनाया रेगिस्तान के सबसे अजीब राक्षसों में से एक है, जिसे डोतम कहा जाता है। यह देखकर मैंने तुरंत वह लंबी तलवार निकाल ली जो उब्रे ने मुझे दी थी। अगले ही क्षण मैं तेजी से आगे बढ़ा और एक झटके में डोतम के उस स्पर्श को काट दिया जिससे उसने हमला किया था। इसके तुरंत बाद मैंने अपनी तलवार उठाई और उसके शरीर में जोर से चुभा दी। फिर उसे जोर से अंदर घुमाया और कुचला। फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर तलवार को खींचा और उसके शरीर को 2 हिस्सों में चीर दिया। एक डिंग की आवाज हुई। खिलाड़ी चेन झिलियों ने सफलतापूर्वक राक्षस डोतम को मार गिराया है। इनाम के रूप में 35,000 अनुभव अंक मिले। स्तर बढ़कर 17 हो गया है। मुड़कर देखा तो मेरा सामना डोतम के एक बड़े समूह से हुआ, लेकिन कुछ ही समय में मैंने आसानी से लड़ाई पूरी कर ली। अब तक मेरा स्तर 25 तक पहुंच चुका था। इसका मतलब है कि मैंने औषधि स्टोर खोलने की सीमा प्राप्त कर ली है। बस मुझे औषधि स्टोर को अनलॉक करने के लिए 15 स्तर खर्च करने होंगे। यह वास्तव में मेरे लिए सिरदर्द बन गया है। अगर आगे भी इसी तरह की अनलॉक प्रक्रिया रही
तो बाद में नए स्टोर की अनुमति प्राप्त करना और भी कठिन होगा, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे स्तर बढ़ाना उतना ही कठिन होता जाएगा। और इस तरह गणना करने पर +50 +70 तब तक जब तक मैं उच्चतम स्तर का भाड़ेमंद स्टोर अनलॉक न कर लूं, मुझे कुल मिलाकर 300 स्तर खर्च करने होंगे। इस तरह देखते हुए शुरुआती दौर में उच्च स्तर के स्टोर को अनलॉक करने के लिए 300 स्तर खर्च करना ही सबसे अच्छा समाधान है। हालांकि अभी मुझे अपने स्तर को बढ़ाने की बहुत जरूरत है। फिर भी मैंने पहले औषधि स्टोर को अनलॉक करने का फैसला किया, क्योंकि इसमें बरसेरकर की पीड़ा नामक एक रिकवरी औषधि है, जो पल भर में उपयोगकर्ता के स्टेटस बार को 50% तक बहाल कर सकती है और 10 सेकंड के भीतर स्वास्थ्य HP को लगातार बहाल करती रहेगी। इस तरह मेरे पास लगभग 2 जीवन होंगे। इसलिए बीस्ट किंग के साथ लड़ाई में यह मेरे पास एक बहुत मजबूत तुरूप का पत्ता होगा। इन सब ऑपरेशनों के बाद मेरा स्तर केवल एक रह गया है, क्योंकि स्टोर में सामान खरीदना भी स्तर की खपत करता है। लेकिन एक फायदा यह है कि स्तर बढ़ने से प्राप्त गुण बिंदु एट्रीब्यूट पॉइंट्स गायब नहीं होते हैं, बल्कि वे वापस मिल जाते हैं और उन्हें फिर से वितरित किया जा सकता है। इससे मैं विभिन्न समयों पर अलग अलग रणनीति के साथ बिंदुओं को जोड़ सकूंगा। इसलिए अंतिम बीस्ट किंग युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए मैंने अपने सबसे महत्वपूर्ण गुणों को समान रूप से वितरित किया। फिर मैंने दैनिक उपयोग की वस्तुओं का स्टोर खोला और ऊर्जा की पूर्ति के लिए कुछ ब्रेड खरीदी। अब तक लगभग 12 घंटे बीत चुके थे, तो उबरे दादा के साथ किए गए वादे का समय 2 दिनों से भी कम रह गया था। इस समय दूसरी ओर लिली को समझ नहीं आ रहा था कि उबरे ने मेरे लिए इतना खतरनाक परीक्षण क्यों रखा है। ध्यान रहे कि उसका और बोबन का परीक्षण गांव के भीतर ही पूरा किया गया था और वह भी उबरे की देखरेख में था। वास्तव में इस समय उबरे को भी समझ नहीं आ रहा था। वह चाहता था कि मैं अपनी आंखों से बीस्ट डेन जानवरों की गुफा का खतरा देखूं, ताकि लातोनाया रेगिस्तान छोड़ने का विचार मेरे मन से निकल जाए। लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि उसके मन में निजी स्वार्थ था। वह मन ही मन चाहता था कि मैं इस परीक्षण को पास करूं और फिर सबको इस शापित लातोनाया रेगिस्तान से बाहर ले जाऊं। इधर मैं जानवरों के निवास स्थान में 2 आधे घंटे से घूम रहा था। रास्ते में मुझे एक भी राक्षस की छाया नहीं दिखी, लेकिन मानचित्र के अनुसार अब मैं सबसे भीतरी बीस्ट डेन के बहुत करीब हूं। तभी पीछे से एक माँ और बच्चे ने मुझे मदद के लिए पुकारा। मेरे पास पहुंचने के बाद वे चाहते थे कि मैं उनके पीछे के राक्षस को खत्म करने में उनकी मदद करूं। इस समय मैं उत्सुकता की परवाह नहीं कर सका कि इतने खतरनाक बीस्ट डेन में एक निहत्थे माँ और बच्चे कैसे हो सकते हैं, क्योंकि तभी मेरे सामने 3 विशालकाय राक्षस आ गए। तुरंत सिस्टम ने सूचना दी। उनके बगल वाले 2 लातोनाया रेगिस्तान के सामान्य निम्न स्तर के राक्षस कामन हैं, जो एक मजबूत रक्षा क्षमता वाले टैंक प्रकार के राक्षस हैं, और बीच वाला 40वें स्तर का उच्च स्तरीय राक्षस जासिडलर है, जो निम्न बुद्धि वाला एक पालतू जानवर नियंत्रक राक्षस है। निश्चित रूप से उसके बगल वाले 2 राक्षस उसकी पालतू जानवर नियंत्रण क्षमता के माध्यम से लाए गए होंगे, अन्यथा यहां लातोनाया रेगिस्तान के राक्षस कैसे आ सकते थे। तुरंत मैंने अपनी तलवार कस ली और तेजी से आगे बढ़ा। पहले एक कामन पर निशाना साधा और एक शानदार क्रॉसकट लगाया। इससे सीधे उसके शरीर पर एक अमिट घाव बन गया। हालांकि उनकी रक्षा बहुत मजबूत थी, लेकिन मेरी गति के सामने वे कुछ भी नहीं थे। थोड़े ही समय में वे गिर गए। अब मैदान पर केवल नेता जासिडलर बचा था, लेकिन पास में कोई और राक्षस नहीं था। उसकी पालतू जानवर नियंत्रण क्षमता काम नहीं कर पाई। इस समय मेरी तलवार उसकी गर्दन पर थी। मैंने उससे कड़क आवाज में पूछा कि वह उस माँ और बच्चे का पीछा क्यों कर रहा था, क्योंकि मैंने लिली से सुना था कि रेगिस्तान के उच्च स्तरीय राक्षस इंसानी भाषा समझ सकते हैं। इसलिए यह जासिडलर एक उच्च स्तरीय राक्षस है और सिस्टम के अनुसार वह मेरी बात समझ सकता है। जासिडलर ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने कहा कि वह देवताओं का सेवक है और अगर मैंने उसे यहां मारा तो मुझे देवताओं का श्राप मिलेगा। यह सुनकर मैंने उसे झटक दिया और फिर पूछा कि बीस्ट डेन का सटीक स्थान कहाँ है। और इस बार जासिडलर बहुत आज्ञाकारी रहा। उसने दूर एक दिशा की ओर इशारा किया। उसने कहा कि आगे वाला काला ज्वालामुखी ही बीस्ट डेन का स्थान है। फिर जब मैं बीस्ट डेन को देखने लगा, उसने दोनों हाथों से उस माँ और बच्चे का गला पकड़ लिया। इस समय उसका लहजा बहुत अहंकारी था। क्या तुम बहुत शक्तिशाली हो? अफसोस कि अब तुम उन्हें भी नहीं बचा सकते। इतना कहकर उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी।
मैंने उसे ठंडी नजरों से देखा। अगले ही पल मैंने बिजली की गति से अपना पैर ऊपर उठाया और जोर से लात मारी। पलक झपकते ही ज़ासिडलर बुरी तरह पिट गया। लेकिन उसी क्षण मुझे महसूस हुआ कि सामने से भी एक बड़ी शक्ति आ रही है। तुरंत एक सुंदर युवक मेरे सामने प्रकट हुआ और उसके साथी घबराए हुए मां और बच्चे का हाल पूछने लगे। पता चला कि वे भी एक दुर्घटना के कारण एक अज्ञात शक्ति द्वारा इस लातोनाया रेगिस्तान में खींच लाए गए थे। और उसका नाम ब्रो है। उसका पेशा एक योद्धा वॉरियर है। उसके साथ आए दो साथियों में से एक का नाम फिलोगा है और उसका पेशा हत्यारा असैसिन है। दूसरे का नाम लियो क्यू है और उसका पेशा मेरी तरह ही हीलर है। इसके बाद मैं ज़ासिडलर के सामने गया। मैंने कहा कि मुझे उससे कुछ सवाल पूछने हैं। अगर वह सच बोलता है तो आज मैं उसकी जान बख्श दूंगा। मौत की धमकी के नीचे अब ज़ासिडलर में पहले जैसा अहंकार नहीं रहा। फिर मुझे उससे एक बहुत ही भयानक तथ्य पता चला कि यहाँ के राक्षसों को देवताओं के आदेश पर यहाँ की रखवाली करने के लिए रखा गया है। और देवताओं ने उनसे कहा था कि इस रेगिस्तान में प्रवेश करने वाला हर इंसान देवताओं द्वारा उन्हें दिया गया भोजन है। इसलिए ज़ासिडलर केवल देवताओं के आदेश का पालन कर रहा था। और वास्तविक दुनिया की मेरी जानकारी के अनुसार केबुली मिस्र की पौराणिक कथाओं के 9 देवताओं में सबसे शक्तिशाली देवता है। कहा जाता है कि वह सूर्य देवता का अवतार है। लेकिन परिणाम यह हुआ कि वह लातोनाया रेगिस्तान के पिंजरे में फंस गया। इसके अलावा ज़ासिडलर ने कहा कि वह यहाँ की रखवाली करने के आदेश पर है और यह स्थान मानचित्र पर दिखाए गए केबुली मंदिर से बिल्कुल अलग दिशा में है। क्या बीस्ट डेन के पास भी अन्य देवताओं को कैद किया गया है? तभी ब्रो पास आया और कहा वे भी लातोनाया रेगिस्तान के रहस्य को समझना चाहते हैं। इसलिए वे बीस्ट डेन के बीस्ट किंग को मारने के लिए मेरे साथ जाने को तैयार हैं। और हालांकि रशेल का पेशा हीलर है, लेकिन वह तत्व शक्ति का उपयोग करके एक जादुई सुरक्षा कवच बना सकती है। इसलिए उसने मां और बच्चे की सुरक्षा करने का जिम्मा लिया। जहां तक ज़ासिडलर की बात है, उसे साथ ले जाया जा सकता है। उसके मार्गदर्शन से रास्ते में ज्यादा समय बर्बाद होने का डर नहीं रहेगा। इस समय दूसरी ओर डेलक्स टाउन में उब्रे यहाँ के बिशप हिक्स के पास पहुंचा। अपनी मंशा बताने के बाद हिक्स का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। उसे लगा कि उब्रे पागल हो गया है कि वह अपनी उम्मीदें एक ऐसे लड़के पर टिका रहा है जिसने अभी तक तत्व शक्ति को भी जागृत नहीं किया है। और पहले यह तो मान ले कि पौराणिक केबुली मंदिर मिल भी पाएगा या नहीं। भले ही उसे ढूंढ लिया जाए तो भी मंदिर के रखवाले रक्षकों को मारना निश्चित नहीं है। अगर गलती से देवताओं को क्रोधित कर दिया गया तो डेलक्स टाउन पर विनाशकारी आपदा आएगी। इसलिए उसने उब्रे को तुरंत बीस्ट केव पशु गुफा में जाकर मुझे मारने के लिए कहा और फिर देवता की मूर्ति के सामने घुटने टेक कर उनसे क्षमा मांगे। इसके बाद उब्रे ने बात का जवाब देने के बजाय हिक्स से सवाल किया, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुम पीठ पीछे वे कौन से शर्मनाक काम कर रहे हो? वे कुछ युवा जो लाटोनाया रेगिस्तान में गए थे केबुली मंदिर की तलाश में। वे सभी हिक्स थे जिसने उन्हें वहां ले जाने के लिए पीछे से बहाने बनाए। तुमने इन अनजान साथियों की बलि कथित देवताओं को चढ़ा दी ताकि कथित शांति प्राप्त की जा सके। और फिर गांव के अनभिज्ञ ग्रामीणों ने तुम्हें कथित नायक के रूप में पूजा। हिक्स, तुम दूसरों की लाशों पर पैर रखकर जीवित हो। क्या इस समय तुम्हारे मन में रत्ती भर भी पछतावा नहीं है? तभी यह देखते हुए कि उसका सारा सच लगभग सामने आ गया है, हिक्स ने गुस्से में उब्रे को मारने के लिए हाथ उठाया। लेकिन दोनों की ताकत के बीच का अंतर बहुत ज्यादा था। उब्रे बस वहीं खड़ा रहकर उसके हमले को आसानी से टाल सकता था। चाहे तुम सहमत हो या नहीं, मैं अपने तरीके से कथित देवताओं का मुकाबला करूंगा। इतना कहकर उब्रे ने अपनी घास की टोपी पहनी और वहां से चला गया। दूसरी ओर बीस्ट केव के अंदर ऑर्क का एक समूह कथित बलि देने वालों को खींच रहा था, उनके बीस्ट किंग को अर्पित करने के लिए। अचानक तभी बर्फ की एक ऊर्जा ने कैदी गाड़ी को तोड़ दिया और तुरंत पास के कुछ ऑर्क को भी जमा दिया। फिर भीड़ से एक सफेद बालों वाला आदमी बाहर निकला। मैं महान जादूगर इनगोम हूं, मैं यहां सबको बचाने आया हूं। कहते हुए उसने अपने सामने विभिन्न आकारों के बर्फ के नुकीले टुकड़े बनाए। यह उसका पेशा कौशल स्टॉर्म आइस ब्लेड है। हालांकि जैसे ही ये बर्फ के टुकड़े बीस्ट किंग के पास पहुंचे, एक रहस्यमय ऊर्जा ने उन्हें हवा में ही रोक दिया। इनगोम ने अविश्वसनीयता से इस दृश्य को देखा। फिर उसे भी उसी शक्ति ने हवा में लटका दिया। जैसे ही बीस्ट किंग ने अपनी उंगली धीरे से घुमाई, इनगोम सभी के सामने ही धमाके के साथ फट गया।
तभी सभी ने अपने काम रोक दिए। वे जानते थे कि यह बीस्ट किंग का एक चेतावनी देने का तरीका है। यह उन्हें बता रहा था कि यहाँ विरोध करने का मतलब सिर्फ मौत है। इस समय बीस्ट केव के बाहर हम लड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। हमने लगभग पास के 80% से अधिक ऑक्स को खत्म कर दिया है और मुझे महसूस हो रहा है कि जैसे जैसे हम बीस्ट केव के करीब पहुंच रहे हैं, इन ऑक्स की संख्या बढ़ती जा रही है और उनकी ताकत भी बढ़ती जा रही है। हालांकि इसके कारण मेरा स्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। ज्यादा समय नहीं बीता कि हम बीस्ट केव के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। मैंने जाशी डले से दोबारा पुष्टि करने के लिए मुड़कर देखा। क्या आगे का रास्ता वही है? हालांकि इस समय पीछे केवल एक टूटी हुई रस्सी बची थी। जाहिर है जाशी डले हमारे लड़ने के दौरान चुपके से भाग गया था। लगता है कि वह अब तक बीस्ट किंग को खबर देने पहुंच गया होगा। लेकिन इस गुफा के अंदर से खून की दुर्गंध आ रही है। यह निश्चित रूप से बीस्ट केव ही होगा। लेकिन लगभग 10 मिनट अंदर जाने के बाद भी एक भी ऑर्क दिखाई नहीं दिया। तर्क के अनुसार यदि जाशी डले खबर देने जाता तो वह इतना जल्दी नहीं पहुंच सकता था। जल्द ही हमें एक समस्या का सामना करना पड़ा। इस समय हमारे सामने एक 3 तरफा चौराहा आया। इसका मतलब है कि अब हम में से प्रत्येक को अकेले काम करना होगा। फिर ब्रो ने मेरी हथेली पर एक जादुई प्रकाश चिन्ह बनाया और कहा कि यह फायर गेट ताबीज है। यदि कोई सुराग पाता है या खतरे का सामना करता है तो मंत्रों का उच्चारण करके एक दूसरे को अपने पास बुला सकते हैं। और ब्रो और फिलोगा ने क्रमशः बाएं और दाएं रास्तों को चुना। एक दूसरे को निर्देश देने के बाद मैं बीच वाले रास्ते पर चला गया। लेकिन जैसे जैसे मैं गहराई में जाता गया, मेरे मन में बेचैनी बढ़ती गई। जल्द ही मेरे सामने एक ऐसा राक्षस प्रकट हुआ जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। लेवल 47 का कंग स्केलेटन घोच। यह एक झुंड में रहने वाला राक्षस है जिसमें बहुत मजबूत काटने की शक्ति होती है और मेरे सामने कम से कम 100 घोच थे। हालांकि जल्द ही मैं इन घोच के कारण सफल रहा और अपना लेवल 14 तक बढ़ा लिया। और चूंकि छिपा हुआ स्तर 50 तक बढ़ गया था, यह छिपा हुआ स्तर मेरी शॉप अनलॉक करने की क्षमता को भी गिनता है, जिससे खर्च किए गए स्तरों को शामिल किया गया है। और छिपा हुआ स्तर 50 तक पहुंचने के बाद 3 नए पेशा कौशल अनलॉक हो जाएंगे। होली लाइट खुद के 500 हेल्थ पॉइंट को बहाल करने के साथ साथ पास के 3 मीटर के दुश्मनों को 500 का नुकसान पहुंचाता है। PS यह नुकसान कवच आर्मर की परवाह किए बिना होता है। समय 4 मिनट। डिवाइन एक्सटर्मिनेशन तुरंत आसपास के 20 लक्ष्यों पर हमला करता है। समय अधिकतम हेल्थ का 60% नुकसान पहुंचाता है। साथ ही नुकसान की मात्रा का 5% हेल्थ बहाल करता है। डिवाइन स्ट्राइड उपयोग करने के बाद अपने सभी नकारात्मक प्रभावों को हटा देता है और 40 सेकंड तक गति बढ़ाता है। और इस दौरान हर 2 इकाइयों को मारने पर 3% हेल्थ बहाल होती है। लेकिन मैं इन 3 कौशलों में से केवल 2 चुन सकता हूं। डिवाइन स्ट्राइड और होली लाइट का संयोजन बहुत व्यावहारिक लगता है। यह हमला और बचाव दोनों एक साथ प्रदान करता है। और डिवाइन एक्सटर्मिनेशन और डिवाइन स्ट्राइड का संयोजन दोहरी रिकवरी क्षमता रखता है, जो युद्ध में मेरी सहनशक्ति को काफी बढ़ा सकता है। चाहे कोई भी संयोजन हो, वह रिकवरी के लिए पास की लड़ाई, नजदीकी मुकाबला का उपयोग करता है। और दोनों ही दुश्मनों के करीब जाने के लिए डिवाइन स्ट्राइड की गति का उपयोग करते हैं। इसलिए डिवाइन स्ट्राइड कौशल अनिवार्य है। अब अगला कदम डिवाइन एक्सटर्मिनेशन और होली लाइट में से एक को चुनना है। तुलना करने पर होली लाइट की हमला करने की सीमा अपेक्षाकृत कम है। यदि लक्ष्य नहीं मिला तो यह बिल्कुल भी प्रभावी नहीं होगा। ऐसा लगता है कि डिवाइन स्ट्राइड और डिवाइन एक्सटर्मिनेशन का संयोजन बेहतर है। हमला और बचाव दोनों, जिससे मेरा पर्याप्त आउटपुट सुनिश्चित होगा और मुझे उच्च क्षति के माहौल में अचानक मरने से भी बचाएगा। अभी हाथ में मौजूद फायर गेट ताबीज में कोई संकेत नहीं आया है। इसका मतलब है कि ब्रो और फिलोगा दोनों सुरक्षित होंगे। हालांकि इस समय ब्रो की तरफ युद्ध क्षेत्र में अचानक एक छाया दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि वह घोच कबीले की मुखिया है, क्योंकि वह अपने गीतों का उपयोग करके इन घोच की गतिविधियों को नियंत्रित कर रही थी। और घोच रानी के गीत नियंत्रण प्रभाव के अलावा लक्ष्य की ताकत को भी कम कर सकते थे। इस समय ब्रो की पूरी ताकत जैसे खत्म हो गई हो। फिर घोच रानी पास आई ब्रो को निगलने के लिए। उसने अपना बड़ा हाथ बढ़ाकर ब्रो का सिर पकड़ लिया और ठीक उसी समय एक आकृति ने तेजी से घोच रानी के दोनों हाथ काट दिए। इस समय घोच रानी मुझे देखकर पूरी तरह से हैरान थी। क्या ड्रेक तुम्हें नहीं मार सका?
यह सुनकर मैंने अपना हाथ उठाया और एक सिर फेंक दिया। यह शायद वही ड्रेक है जिसका तुम जिक्र कर रही हो। वास्तव में यह सामान्य घोच से थोड़ा अधिक मजबूत है। यह दृश्य देखकर घोच रानी अपने भीतर के क्रोध को रोक नहीं पाई। उसने अपना मुंह खोला और ध्वनि तरंग जैसे हमले का कौशल चलाया। तभी ब्रो ने पीछे से मुझे सचेत किया। यह घोच रानी का मंत्र उच्चारण कौशल है, जो लक्ष्य की गतिविधियों को पंगु बना सकता है। हालांकि जैसे ही उसने अभी अभी मंत्र पूरा किया, आंखों के सामने एक बहुत तेज आकृति गुजरी। इसके तुरंत बाद घोच रानी का सिर धड़ से अलग हो गया। लेकिन इससे पहले कि हम राहत की सांस ले पाते, हाथ के फायर गेट ताबीज में अचानक संकेत मिला। इस समय फिलोगा के युद्ध क्षेत्र की तरफ उसका प्रतिद्वंद्वी घोच कबीले का नहीं था, बल्कि 55 स्तर का एक हेल ब्लैक मांबा था। लंबे समय तक रक्षा करने के कारण वह लगभग थक चुका था। हालांकि संकेत मिलने के बाद मैं और ब्रो जल्द ही इस युद्ध क्षेत्र में पहुंच गए। फिर मैंने अपनी तलवार को आगे की ओर चलाया। अचानक हमला होने के कारण हेल ब्लैक मांबा बचाव नहीं कर सका और मेरी तलवार सीधे उसके सिर पर जा लगी। आसमान की ओर एक चीख निकालने के बाद वह बेसुध होकर गिर पड़ा। फिर मैंने अपने चारों ओर देखा। मैंने पाया कि यहाँ हेल ब्लैक मांबा के अलावा किसी अन्य राक्षस के निशान नहीं थे। लगता है कि फिलोगा द्वारा चुना गया रास्ता ही वास्तव में बीस्ट केव का प्रवेश द्वार है। इस समय ब्रो सामने के रास्ते को देखकर थोड़ा हिचकिचा रहा था। उसे डर था कि बीस्ट किंग उसे एक ही वार में मार सकता है। यह सुनकर मैंने उसकी ओर मुड़कर उसका उत्साह बढ़ाया। अक्सर किसी व्यक्ति को उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसका डर हराता है। और वैसे भी यह केवल लाटोनाया रेगिस्तान के किनारे का एक बीस्ट किंग है। जब हम लाटोनाया रेगिस्तान से बाहर निकलेंगे तो और भी शक्तिशाली राक्षस हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हमें तभी मानसिक रूप से मजबूत होना होगा। तभी हमें फिर से आजादी पाने का मौका मिलेगा। तभी थोड़े समय के लिए बेहोश हुआ हेल ब्लैक मांबा फिर से अपनी आंखें खोलता है। वह हवा में तैरते हुए हमें तीखी नजरों से देख रहा है। यह देखकर हमने बारी बारी से लड़ने की मुद्रा बनाई। पहले ब्रो ने हमला करके नेतृत्व किया, क्योंकि उसका पेशा योद्धा वॉरियर है, जो हेल ब्लैक मांबा के पहले हमले को बेहतर ढंग से झेल सकता है। उसने हवा में उछलकर ब्लैक मांबा के कठोर शरीर पर प्रहार किया और इस समय फिलोगा पीछे से जादूगर के रिमोट कौशल का उपयोग कर रहा था, ताकि हेल ब्लैक मांबा के जवाबी हमले में बाधा डाल सके। तभी आसमान से पत्थर से बना एक विशाल हाथ नीचे आया और उसने हेल ब्लैक मांबा की गर्दन को कसकर पकड़ लिया। एक ही समय में दोनों तरफ से हमले होने के कारण ब्लैक मांबा को अंधेरे में छिपे हुए मुझे देखने का मौका ही नहीं मिला। फिर मेरी आकृति एक भूत की तरह सामने आई और तुरंत ही ब्लैक मांबा के कठोर कवच में अपनी तलवार उतार दी। संयुक्त कौशल के निरंतर नुकसान के तहत मैंने मुड़कर अपनी तलवार को तिरछा किया और तेजी से ब्लैक मांबा की पीठ पर एक कट लगाया। मांस और रक्त के कटने की आवाज के साथ हम तीनों की संयुक्त शक्ति से आखिरकार हमने इस 55 स्तर के विशाल जीव को खत्म कर दिया। और चूंकि हेल ब्लैक मांबा एक छिपा हुआ बॉस था, इसलिए भारी मात्रा में अनुभव के अलावा मुझे एक छिपा हुआ उपकरण हेलफायर ग्लव्स भी मिला। इसे पहनने के बाद हमले में अतिरिक्त 35 अग्नि क्षति फायर डैमेज मिलेगी और साथ ही यह मेरे अन्य गुणों स्टैट्स को भी बढ़ाएगा। यह ऐसा है जैसे मैं कई स्तर और बढ़ गया हूं। इस समय ब्रो मुझे देखकर असमंजस में पड़ गया। स्पष्ट रूप से बीस्ट केव में प्रवेश करने से पहले मेरी ताकत उसके बराबर ही थी। लेकिन अलग होने के बाद से अब तक मेरी शक्ति में वास्तव में पृथ्वी हिला देने वाले बदलाव आए हैं। इसलिए वह बहुत उत्सुक है कि मैं वास्तव में किस महाद्वीप का शक्तिशाली व्यक्ति हूं। इसी समय सामने अंधेरी गुफा के प्रवेश द्वार से पच्चाप की आवाज आई। आवाज सुनकर मैंने और ब्रुओ ने एक के बाद एक युद्ध की मुद्रा बना ली। अगले ही पल दोनों ने बड़े तालमेल के साथ आगे की ओर एक फ्लाइंग किक मारी। बस उम्मीद नहीं थी कि अंधेरे में छिपा व्यक्ति वास्तव में ताशी डेलेक था, जो पहले ही भाग चुका था। लेकिन उसने बताया कि अभी की लड़ाई में सिर टकराने के कारण उसे चोट लगी है, इसलिए थोड़े समय के लिए भ्रमित होकर उसने गलती से यहाँ के जाल का स्विच छू लिया। अगर ऐसा है तो कोई आश्चर्य नहीं कि रास्ते में उन राक्षसों का सामना करना पड़ा। इसी बीच दूसरी ओर उब्रे ने एक लंबे समय से बंद धूल भरा लकड़ी का दरवाजा खोला। अंदर उत्कृष्ट शिल्प कौशल वाला एक कवच रखा हुआ था और इस समय बोबान ठीक उसके पीछे खड़ा था। उम्मीद नहीं थी कि इतने सालों तक हिचकिचाने के बाद भी तुम यहाँ आ ही गए। बहुत समय पहले तुमने मुझे और लिली को इस कमरे के पास नहीं आने दिया था।
तो यहाँ वह युद्ध की पोशाक रखी है जिसने तुम्हारे जीवन के आधे हिस्से में साथ दिया। इस समय उबरे के स्वर में थोड़ी सी अनजानी ग्लानि थी। यह न केवल मेरी युद्ध की पोशाक है, बल्कि सभी की स्वतंत्रता की आशा भी है। इसके बाद बोबान ने अपना उद्देश्य बताया। उसने सुना था कि उबरे एक टीम बना रहा है, लाटोनाया रेगिस्तान छोड़ने वाली एक अग्रगामी टीम। इसलिए वह इस बार यहाँ नाम लिखवाने आया है, क्योंकि उसने सोचा कि शायद वह रास्ते में उस राक्षस को ढूंढ सके जिसने उसके माता पिता की हत्या की थी। दूसरी ओर हम ताशी डेलेक के नेतृत्व में अंत में उस केंद्रीय गुफा में पहुंच गए जहां पशु राजा रहता है। और केंद्रीय गुफा में प्रवेश करने से पहले मैंने बाकी 2 साथियों को अपनी अगली योजना बताई। केंद्रीय गुफा में प्रवेश करने के बाद ताशी डेलेक पहले उन्हें यहां कैद साथियों को बचाने के लिए ले जाएगा। यह सुनकर ब्रुओ और अन्य लोगों ने बिना सोचे समझे मना कर दिया। वे खतरे के समय अपने साथी को छोड़ने जैसा काम नहीं कर सकते थे। लेकिन जब मैं अभी भी उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा था, अचानक सिस्टम में एक लाल चेतावनी विंडो पॉपअप हुई। आगे एक अज्ञात बॉसस्तरीय शक्ति का पता चला है। खिलाड़ी चेन झिलियाओं की वर्तमान युद्ध शक्ति को देखते हुए जीत हासिल करने की संभावना 10% है। क्या मिशन को समाप्त करना है? यह देखकर मेरा चेहरा गंभीरता से भर गया। नियमानुसार मैंने लेवल बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की है, भले ही अब तक मैंने तत्वों की शक्ति में महारत हासिल नहीं की है। जीत की दर केवल 10% होना असंभव है। हालांकि चेतावनी विंडो के आने के कारण भी इस समय मैं अपने मन की योजना के प्रति और भी दृढ़ हो गया। आखिरकार मेरे लिए जीत की दर केवल 10% है। अगर ब्रुओ और अन्य भी अंदर जाते हैं तो वे केवल पशु राजा द्वारा एक ही झटके में मारे जाएंगे। ऐसा सोचकर मैंने मुड़कर ब्रुओ और अन्य के विचार को अस्वीकार कर दिया। इस बार पशु राजा को मारना मेरा मिशन है। तुम्हें साथ आकर जोखिम उठाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा ताशी डेलेक के साथ लोगों को बचाने जाना भी आसान नहीं है। यह सुनकर ब्रुओ ने दांत भींचते हुए कहा, मेरा ऐसा करना सीधे तौर पर उसका अपमान करने जैसा है। अगर वे वाकई मौत से डरते होते तो वे शुरू में मेरे साथ यहां नहीं आते। इस समय एक बहुत ही अपरिचित भावना का ज्वार सीधे दिल तक पहुंचा। बचपन से अब तक, चाहे पढ़ाई हो या तलवारबाजी, मैंने लगभग सभी समस्याओं का सामना अकेले ही किया है। हालांकि मैं कठिनाइयों से नहीं दबा, लेकिन इस दौरान थोड़ा अकेलापन महसूस होना स्वाभाविक था। पर अब लगता है कि मैं एक अलग ही एहसास का स्वाद चख रहा हूं। इस समय वे सभी ऐसे साथी हैं जिन्हें मैं अपनी पीठ सौंप सकता हूं। ताशी डेलेक ने फिर कहा कि उसके लिए अंदर जाना सुविधाजनक नहीं होगा। अगर पशु राजा ने उसे देख लिया तो वह निश्चित रूप से वहीं मारा जाएगा। हालांकि कड़े अनुरोध पर हम 3 इंसान और एक जानवर केंद्रीय गुफा में दाखिल हुए। बस अंदर कदम रखते ही हमें बहुत बेचैनी महसूस हुई। यहाँ तो एक भी व्यक्ति नहीं है। नियमानुसार ताशी डेलेक को भागते समय हमने पकड़ लिया था। उसके पास पशु राजा को पहले से सूचना देने का कोई मौका नहीं था। इस समय ताशी डेलेक को भी बहुत बुरा महसूस हो रहा है। आमतौर पर यहाँ कड़ी सुरक्षा होती थी। ऐसा नहीं कि अब एक परछाई तक नहीं दिख रही। तभी पीछे का पत्थर का दरवाजा जोर की गड़गड़ाहट के साथ बंद हो गया। तुरंत एक रहस्यमयी हरे रंग की रोशनी ने फिलोजिया को पूरी तरह से कैद कर लिया। इसके बाद उसे एक अज्ञात शक्ति द्वारा हवा में उठा लिया गया। मैंने ऊपर की ओर देखा। सामने एक विशाल आकृति बैठी हुई दिखाई दी। शायद वही लेवल 85 का पशु राजा फेनिर है। तभी फिलोजिया ने अनियंत्रित होकर खून की एक उल्टी की। यह दृश्य देखकर मैं अपने मन के गुस्से को नहीं रोक सका। लंबी तलवार उठाकर अचानक पशु राजा के चेहरे की ओर वार किया। एक धमाके के साथ तलवार की धार को फेनिर द्वारा बनाई गई सुरक्षा कवच ने सामने ही रोक दिया। फिर उसने अपनी उंगली धीरे से उठाई, मुझे पीछे की ओर झटकते हुए। फिलोजिया भी हवा से ब्रुओ की बाहों में गिर गया। इस समय मैं अंदर से बहुत हैरान था। अभी अभी मेरे पूरी शक्ति वाले प्रहार को उसने इतनी आसानी से बेकार कर दिया। शायद सच में लड़ाई हुई तो हमारे पास 10% जीत की दर भी नहीं होगी। और इस समय ठीक होकर फिलोजिया भी युद्ध में शामिल हो गया। उसने उसी तरीके से प्रदर्शन किया। मलबे से बनी एक विशाल हथेली का निर्माण किया। फिर ब्रुओ ने उस पर पैर रखकर अपने पैरों की शक्ति उस विशाल हथेली पर लगा दी। यह उनके बीच का एक संयुक्त कौशल था। लेकिन पशु राजा फेनिर ने केवल एक हल्की सी नजर डाली और फिर से वही सुरक्षा कवच इस्तेमाल किया। और दूसरी ओर मैंने भी उसी समय तलवार चलाकर एक प्रकाश किरण छोड़ी, एक कान फोड़ देने वाली गर्जना के साथ। इस समय युद्ध के मैदान के सारे हमले गायब हो गए और फेनिर अभी भी स्थिरता के साथ ऊपर बैठा हुआ था।
साथ ही उसका सुरक्षा कवच भी हमारे द्वारा नहीं तोड़ा जा सका था। इसके बाद फेनिर ने हमारी ओर एक तिरस्कार भरी मुस्कान दी। फिर उसने अपने दोनों हाथों से एक अजीब सी बिजली की लहर छोड़ी। देखा कि उसके सामने वाला सुरक्षा कवच बहुत तेज गति से लगातार बढ़ रहा है। स्पर्श होते ही ब्रुओ और अन्य के पास मुकाबला करने की कोई शक्ति नहीं बची, और मैंने भी अपनी पूरी शक्ति लगाकर तलवार को आड़ा रखा, तब कहीं जाकर खुद को संभाल पाया। इस समय मैं फेनिर को बड़ी हैरानी से देख रहा था। उसकी शक्ति शायद अकल्पनीय स्तर तक पहुंच गई है। एक साधारण दिखने वाले रक्षात्मक कौशल में वास्तव में अत्यंत शक्तिशाली आक्रमण क्षमता छिपी हुई है, और अब तक इस आदमी ने अपने असली पत्ते पूरी तरह नहीं खोले हैं। पूरी प्रक्रिया में केवल एक ही कौशल का उपयोग करके वह हमें बिना किसी जवाबी हमले के हरा सकता है। इसी समय पशु राजा फेनिर अचानक खड़ा हो गया और चेहरा पकड़कर आसमान की ओर देखकर पागलों की तरह हंसने लगा। तुम तुच्छ कीड़े वास्तव में बहुत हास्यास्पद हो, लेकिन चूंकि तुम इतनी दूर से मेरे पास आए हो तो मेरे लिए भी मेजबानी का फर्ज निभाना ठीक रहेगा। बोलने के बाद उसके चारों ओर घना कोहरा छा गया। फिर उसकी आकृति उस घने कोहरे के साथ हमारे सामने से ओझल हो गई। वह अचानक कैसे गायब हो गया? क्या यह उसका अदृश्य होने का कौशल है? इसी समय प्रकाश की एक लहर बहुत तेज गति से ब्रुओं के बगल में टकराई। इसके बाद वह फेनिर के मूल रूप में वापस आ गया। इस समय ब्रुओ अपने सामने आए फेनिर को देखकर बहुत घबरा गया। उसके होंठ लगातार कांप रहे थे, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। फिर फेनिर ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पेट पर एक झूंसा मारा। तुरंत ब्रुओ दर्दनाक चेहरे के साथ घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने दांत भींचते हुए फेनिर की ओर देखा और फिर पूरी ताकत लगाकर उठकर जवाबी घूंसा मारा, लेकिन फेनिर ने केवल हाथ उठाकर धीरे से पकड़ लिया और सीधे ब्रुओ के घूंसे की शक्ति को खत्म कर दिया। यह देखकर ब्रुओ ने जल्दी से अपना हमला बदला और अपनी सबसे पसंदीदा फ्लाइंग किक मारी। बस एक धमाके की आवाज आई और ब्रुओ बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। यह दृश्य देखकर फिलोजिया ने जल्दी से ब्रुओ को एक तरफ खींच लिया। इस समय होश में आए ब्रुओ का चेहरा प्रशंसा से भरा था। फेनिर ने अभी जो घूंसा मारा था, अगर मैं समय पर पहुंचकर उसे नहीं रोकता तो शायद वह आज यही मर जाता। और वर्तमान स्थिति को देखते हुए केवल मैं ही उस पशु राजा का थोड़ा मुकाबला कर सकता हूं। इस समय फेनिर भी थोड़ा हैरान था। लगता है उसने मुझे बहुत कम आंका था। पिछले कुछ सालों में यह पहली बार है जब कोई उसके हमले को रोक पाया है। कहते हुए उसने धीरे से अपना बायां हाथ उठाया और धीरे धीरे एक गहरे बैंगनी रंग का गोला बनाया, जो बाद में एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा तरंग में बदल गया और सीधे मेरे चेहरे की ओर आया। लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। सारे कौशल चालू करके उसके हमले का डटकर सामना किया। यह मेरा एक संयुक्त हमला कौशल है जिसे मैंने पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया था। फिर दिव्य गति का उपयोग करके तेजी से आगे बढ़ा। इस समय फेनिर के चेहरे पर पहली बार डर की एक लकीर दिखी। इस समय मैं उसके शरीर पर लगातार तलवार से वार कर रहा था। आखिरी हमले में मैंने पूरी शक्ति से डिवाइन डिस्ट्रक्शन स्लैश कौशल का उपयोग किया। पल भर में फेनिर का शरीर अनगिनत बिजली जैसी ऊर्जा से घिर गया। एक धमाके के साथ मेरी सांप जैसी फुर्तीली आकृति उसके पीछे से निकल गई। इस समय मैं हांफते हुए सामने देख रहा था। संयुक्त कौशल और पैसिव स्किल फ्लैश स्ट्राइक के अतिरिक्त नुकसान के लिए अगर अब भी फेनिक को नुकसान नहीं पहुंचा सका तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन मुझे जो पता नहीं था वह यह है कि इस समय मैं ब्रुओ और अन्य लोगों के सामने बिल्कुल एक युद्ध के देवता जैसा था। इसके बाद सबके सामने एक बलिष्ठ आकृति आई। इस समय फेनिर ने अपने सिर से मुकुट फेंक दिया था। उसके लहराते लंबे बाल उसकी अकल्पनीय शक्ति को और भी स्पष्ट कर रहे थे। यह दृश्य देखकर ताशी डेलेक बहुत घबरा गया। फेनिर के साथ इतने सालों तक रहे चेले के रूप में वह अच्छी तरह जानता था कि फेनिर अब पूरी तरह से गंभीर हो गया है। अब फेनिर ने स्पष्ट रूप से तत्वों की शक्ति का उपयोग किया है। इस समय मुझे भी एक धुंधला सा एहसास हुआ। यह शायद पशु राजा फेनिर के तत्वों की शक्ति थी, क्योंकि इस समय का एहसास बिल्कुल वैसा ही था जैसा पहले बोबान का सामना करते समय हुआ था। फिर फेनिर ने हाथ के एक झटके के साथ एक भयानक खोपड़ी को बुला लिया। उसके साथ ही खोपड़ी से अनगिनत भेड़ियापशु एक के बाद एक बाहर निकलने लगे। बहुत तेज गति के कारण मुझे बचने का समय नहीं मिला। मुझे मजबूरन तलवार को आड़ा रखकर बचाव करना पड़ा। तभी फेनिर ने खोपड़ियों से बना एक राजदंड फिर से बुला लिया। उसने तिरस्कार के साथ एक हल्की मुस्कान दी और अगले ही पल उसकी आकृति मेरे पीछे पहुंच चुकी थी।
धमाके की आवाज आई। पूरा युद्ध क्षेत्र घने कोहरे से पूरी तरह ढक गया और मेरा रक्षात्मक लंबा तलवार पहले ही उड़ चुकी थी। जैसे जैसे धुआं धीरे धीरे छंटने लगा, मेरे शरीर पर अलग अलग आकार के घाव हो चुके थे। हाथों की नसें लगातार उभर रही थी, मुंह से दर्द भरी करा निकल रही थी। फिर फिन्निर ने शक्ति इकट्ठा करने के लिए अपना जादूदंड लहराना जारी रखा। इस समय मैं सामने के दृश्य को देखकर बेहद निराश था। वास्तव में तत्व शक्ति युद्ध क्षमता में गुणात्मक परिवर्तन लाती है, लेकिन मेरा शरीर अब हिलने में भी असमर्थ है। मेरे सभी हमले के तरीके भी खत्म हो चुके हैं। खत्म? क्या मैं इस बार सच में यहां मरने वाला हूं? और इस समय फिन्निर पूरी तरह से तत्व शक्ति के साथ एक हो गया था। वह ऑर्क के रूप से एक उच्च स्तर के वेयरवोल्फ रूप में बदल गया। समय पर बच न पाने के कारण मुझे उसके लिए पंचिंग बैग बना दिया गया। दर्द के एक झटके के बाद मैं बिना ताकत के जमीन पर गिर गया। फिर फिन्निर ने एक अजीब डरावनी हंसी हंसी। उसने मेरा मजाक उड़ाया कि मैं एक बेकार कचरा हूं। इस समय मेरी आंखों में निराशा की चमक थी। बचपन से ही सहपाठी मेरा मजाक उड़ाते रहे हैं। माता पिता ने मेरा नाम एक कीड़े जैसा रखा था। साथ ही अच्छे ग्रेड के कारण शिक्षकों का प्रिय होने की वजह से उन्होंने मेरे कई भद्दे उपनाम रखे थे। इतना कि बचपन से ही मेरा मन बहुत ही हीन भावना से भरा था। और जब मैंने आखिरकार हिम्मत जुटाई, अपनी सहपाठिनी शाओमेई के टीम बनाने के निमंत्रण को स्वीकार किया, तो मैं फिर से इस शापित दुनिया में फंस गया। इस समय मुझे केवल ऐसा महसूस हुआ जैसे दुनिया में मृत्यु जैसा सन्नाटा छा गया हो। यहाँ तक कि मेरे मन में वापस जाने की आखिरी उम्मीद भी मिट गई। लेकिन तभी मुझे अपनी माँ का ख्याल आया। वह अभी बहुत असहाय होंगी। आखिर हिसाब लगाया जाए तो मुझे उन्हें छोड़े लगभग आधा महीना हो गया है। मैं सच में यहां नहीं गिर सकता। इस समय मेरी आंखें एक ठहरे हुए पानी की तरह शांत थी। तभी आसपास एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी और फिर सभी के सामने अचानक एक पवित्र चमक दिखाई दी। एक अत्यंत शक्तिशाली व्यक्तित्व जो धीरे धीरे उस रोशनी से बाहर निकला। इस समय मैं हाथ में लंबी तलवार लिए सबके सामने गर्व से खड़ा था। वह भारी दबाव प्राचीन युद्ध के देवता जैसा लग रहा था। हालांकि इस समय मेरे चेतना के सागर में मेरी चेतना रहस्यमय तरीके से एक अजनबी स्थान पर पहुंच गई थी। आसपास के दृश्य को देखते हुए मुझे लगा कि शायद मैं बीस्ट किंग द्वारा मार दिया गया हूं। लेकिन जल्द ही मेरे सामने एक आकृति दिखाई दी। चेन झिलियाओ, मेरी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। मैं जानता हूं कि तुम जानना चाहते हो कि यह कौन सी जगह है और मैं आखिर कौन हूं। लेकिन मुझे तुम्हें यह बताते हुए दुख हो रहा है कि मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं कहां से आया हूं। मैं लगभग भूल चुका हूं कि मैं यहां कब से हूं। हिसाब लगाया जाए तो शायद हजारों साल हो गए हैं। लेकिन मेरे जागने के बाद मेरे दिमाग में एक आवाज ने मुझे बताया था कि भविष्य में एक युवा व्यक्ति आएगा और मुझे यहां से ले जाएगा। और तुम वही हो जो यहां आने के बाद मुझे मिला पहला मानवीय साथी हो। इस समय मैं सामने खड़े मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को गंभीरता से देख रहा था। हालांकि आपकी बातें बहुत अजीब लग रही हैं, लेकिन क्या आप मुझे यहां से जाने का तरीका बता सकते हैं? तभी वह मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति बिना किसी चेतावनी के घुटनों पर बैठ गया। यह बहुत सरल है। मुझे स्वीकार करो और फिर मेरे स्वामी बन जाओ। इस समय मुझे इन बातों के सच या झूठ की परवाह नहीं थी, इसलिए मैं आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं। इसके बाद मेरी चेतना धीरे धीरे अपनी मूल दुनिया में वापस आ गई। लगता है कि उस अंकल ने मुझसे झूठ नहीं बोला था। न केवल मैं सच में वापस आ गया हूं, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे शरीर में एक नई शक्ति लगातार उमड़ रही है। तभी सिस्टम ने एक सूचना विंडो दिखाई। खिलाड़ी चेन झिलियाओं ने सफलतापूर्वक अराजक तत्व शक्ति प्राप्त की। फिर मुझे आखिरकार समझ में आ गया। ओह, तो वह अंकल ही मेरी अराजक तत्व शक्ति थे। और मेरा पहला तत्व कौशल विनाश नाम का है। अपने स्वयं के 90% स्वास्थ्य का बलिदान करके विनाश मोड में प्रवेश करें। अवधि 5 मिनट, कूल डाउन 30 मिनट, प्रत्येक मिनट 100 एचपी की खपत होगी। अवधि 5 मिनट, कूल डाउन 30 मिनट, प्रत्येक हमले के साथ अराजक शक्ति का नुकसान होगा, रक्षा को अनदेखा करेगा। और दादा उबरे द्वारा मुझे दी गई तलवार अराजक शक्ति के संचार के कारण अब पूरी तरह से सील मुक्त हो चुकी है। उपकरण पहनने के बाद यह मेरे 4 बुनियादी गुणों को काफी बढ़ा सकती है। शक्ति प्लस 100। इस समय दूसरी ओर फिन्निर मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में अविश्वास का भाव था।
उसने सोचा नहीं था कि इतनी गंभीर चोटों के बाद भी मैं अभी भी खड़ा हो पाऊंगा, और ऐसा लग रहा था जैसे मुझे उसके द्वारा कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। फिर मेरी आकृति फिर से फिन्नर के सामने आ गई। एक सूक्ष्म दबाव महसूस करने के बाद फिन्नर ने सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला किया। उसने भी अपनी पूरी तत्व शक्ति का उपयोग किया। हालांकि इस बार तत्व शक्ति के मिलने के बाद सुरक्षा कवच धमाके के साथ टूट गया। फिर फिन्नर ने अपने स्टाफ के साथ एक बार फिर जवाबी हमला किया। उसे जो एहसास मैं दे रहा था वह बहुत डरावना था, इसलिए इस बार उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी मुझे यहां पूरी तरह से खत्म करने के इरादे से। हालांकि मैंने बस लंबी तलवार लेकर हवा में कुछ चाप बनाए और तत्व शक्ति संलयन कौशल तत्व फ्लैश स्ट्राइक का उपयोग किया। कई तलवार की परछाइयां बिजली की तरह गिरी और तुरंत फिन्नर के शरीर पर अमिट निशान छोड़ दिए। फिर मैंने अपने 90% स्वास्थ्य का उपयोग करके विनाश अवस्था में प्रवेश किया। गरजते हुए बिजली के प्रहार जैसा एक वार न केवल शांत हवा को चीर गया, बल्कि फिन्नर के चेहरे पर बीस्ट किंग का प्रतीक मास्क भी तोड़ दिया। बधाई हो खिलाड़ी चेन झिलियाओं, बीस्ट किंग फिन्नर को हराया। 400,000 अनुभव पुरस्कार प्राप्त हुए। साथ ही बीस्ट टास्क पूरा किया। पुरस्कार, एक काला खजाना बॉक्स। इस समय चूंकि सिस्टम पॉपअप केवल मैं देख सकता था, इसलिए ब्रो और बाकी लोग केवल एक रहस्यमय हरी रोशनी देख पा रहे थे, और ताशी डेलेक तो और भी डर गया था। इस बीस्ट डेन में पैदा होने वाले ऑक के रूप में वह बीस्ट किंग फिन्नर की ताकत को अच्छी तरह जानता था। वह हमेशा से यह मानता आया था कि फिन्नर ही आसपास का सबसे शक्तिशाली जीव है। अगर आज उसने अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो वह विश्वास ही नहीं कर पाता कि फिन्नर से भी अधिक शक्तिशाली कोई अस्तित्व हो सकता है। वास्तव में मुझे खुद भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने इतनी आसानी से बीस्ट किंग फिन्नर को हरा दिया, और जीत के बावजूद मुझे खुशी महसूस नहीं हो रही थी, बल्कि एक अनजाना डर महसूस हो रहा था। पिछली कई संयोगों की तरह वह अंकल जिसने मुझे तत्व शक्ति दी थी तभी प्रकट हुए जब मैं मुसीबत में था। क्या इसका मतलब है कि इस दुनिया में मेरा आना वास्तव में किसी के षड्यंत्र का हिस्सा है? फिर मैंने देखा कि उबरे के साथ मेरा वादा करने का समय करीब आ रहा है, तो मैं मुड़कर ब्रो और बाकी लोगों से कहा, मैं पहले उन साथियों को बचाने जा रहा हूं। उनकी चोटें गंभीर हैं, इसलिए यहीं रुककर इंतजार करें। लेकिन तभी मेरा शरीर अचानक सुन्न होने लगा। जब मैं दोबारा जागा, मैं उस परिचित लकड़ी के घर में था। इस समय सिर में असहनीय दर्द हो रहा था। मुझे याद है कि आखिरी चीज जो मैंने देखी थी वह दादा उबरे की आकृति थी, तो शायद उन्होंने ही मुझे यहां वापस लाया है। लेकिन ब्रो और ताशी डेलेक कहाँ हैं? और इस समय सिस्टम पॉपअप ने सूचित किया कि बैकपैक में अभी भी कुछ अनखुले बॉक्स हैं। तब मुझे याद आया कि बोबन को हराने के मिशन को पूरा करने के बाद मुझे एक रहस्यमय चाबी मिली थी जो नए मिले काले बॉक्स को खोलने के काम आएगी। लेकिन पहले जो खुले थे वे सभी सामान्य गुणवत्ता वाले उपकरण और वस्तुएं थी। जैसे ही दरारों से सुनहरी रोशनी निकलने लगी, एक कड़कड़ाहट की आवाज के साथ। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि जिसे पौराणिक छिपा हुआ आइटम कहा जा रहा था वह वास्तव में एक अंडा होगा। जल्द ही उस अंडे पर अलग अलग आकार की दरारें दिखाई देने लगी। एक चटकने की आवाज के साथ सींगों वाला एक छोटा लड़का अंडे से बाहर निकला, और जैसा कि अपेक्षित था उसने मुझे पापा कहकर पुकारा। मुझे अजीब लगा तो मैंने तुरंत सिस्टम से उसकी उत्पत्ति की जांच करने को कहा, लेकिन सिस्टम ने दिखाया कि वर्तमान में इस जीव की जानकारी पहचानने की अनुमति नहीं है। सिस्टम अपग्रेड करने के बाद ही खोजा जा सकता है। और सिस्टम ने यह भी सूचित किया कि जो जीव अंडे से निकला है वह मेरे साथ सफलतापूर्वक जुड़ गया है, और मुझे उसका अच्छे से ख्याल रखने को कहा गया है। यह देखकर मैंने भी जिद में आकर छोटे लड़के को हटाने की कोशिश की। किसे पता था कि अगले ही पल छोटा लड़का तुरंत जोर जोर से रोने लगा। तभी सिस्टम ने चेतावनी दी, खिलाड़ी चेन झिलियाओं द्वारा इस जीव को त्यागने का प्रयास पाया गया। दंड प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके बाद मैं अत्यधिक ठंडी भूमि पर प्रकट हुआ, और मेरे सामने एलीट लेवल का राक्षस आइसफील्ड रेडर खड़ा था। नोट, सिस्टम द्वारा मुझे दिया गया दंड, आधे घंटे के भीतर सभी आइसफील्ड रेडर्स को मारना है। नोट, वर्तमान वातावरण में यदि राक्षसों को मारने में देरी होती है तो राक्षसों का दोगुना हमला सहना होगा, और यदि इस दौरान छोटा लड़का हमले का शिकार होकर मर जाता है तो मैं सिस्टम द्वारा पूरी तरह से मिटा दिया जाऊंगा। इस समय मेरी आंखों में अविश्वास था। क्या यह पौराणिक गुणवत्ता वाला अंडा
वास्तव में मुझे दिया गया पुरस्कार है? यह तो बस बिना बात के फंसाने जैसा है। इसलिए मैंने छोटे लड़के को गोद में उठा लिया। मैंने उससे कहा कि वह मुझे कसकर पकड़ ले। अगर तुम मर गए तो मेरे लिए भी जीना मुश्किल हो जाएगा। फिर मैंने बैकपैक से लंबी तलवार निकाली। इस समय दूसरी ओर उपरे बोबन के साथ चर्चा कर रहा था कैबली मंदिर खोजने के लिए एक टीम बनाने के बारे में। लेकिन मौजूदा स्थिति बहुत खराब थी। लगभग कोई भी शामिल होने को तैयार नहीं था। आखिर अतीत के जान गंवाने के अनुभवों ने उन्हें सिखाया था कि देवताओं से लड़ना केवल मौत का रास्ता है, और वे सभी अब तक हिक्स द्वारा फैलाए गए झूठ के शिकार रहे थे। वे समय के साथ अपनी समझ के बंधनों को तोड़ नहीं पा रहे थे। तो इस तरह से मंदिर खोजने की योजना अस्थायी रूप से टल जाएगी। आखिर हम कुछ लोगों के भरोसे लाटोनिया रेगिस्तान छोड़ना लगभग असंभव है। फिर तय किया कि पहले जाकर देखना चाहिए कि मैं जागा हूं या नहीं। और यहां मैं आखिरकार समय रहते इन आइसफील्ड रेडर्स को खत्म करने में कामयाब रहा और जल्द ही वापस लकड़ी के घर में पहुंच गया। और इसी समय लिली ने भी दरवाजा खोला। तभी उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। वह बहुत उत्साहित होकर मेरे सिर पर बैठे उस बच्चे को गोद में उठा लेती है। पता चला कि यह बच्चा कहां से आया है सुनकर मैं केवल एक बहाना बना सका कि वह जानवर की मांद के पास गलती से मिला था। और उसके बाद बोबान और उबरे भी उस बच्चे में बहुत दिलचस्पी लेने लगे। लेकिन मेरे अभी अभी जागने के कारण उबरे ने लिली और बोबान को रसोई में कुछ भोजन तैयार करने के लिए कहा। लेकिन बाद में उबरे ने मुझसे माफी मांगी, क्योंकि इस बार वह बहुत लापरवाह था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उस मांद में इतने उच्च स्तर का राक्षस होगा। उसकी एक गलती की वजह से मैं वहां मरते मरते बचा। सुनकर मैं बस धीरे से मुस्कुराया। इसमें आपकी गलती नहीं है दादा उबरे। यह परीक्षा मेरे विचार विमर्श के बाद लिया गया निर्णय था। और वैसे भी अगर आपने यह परीक्षा नहीं रखी होती तो शायद मुझे अराजकता तत्व की शक्ति इतनी जल्दी नहीं मिलती। फिर मैंने उसे अराजकता तत्व की शक्ति प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया बताई। यह सुनकर उबरे का चेहरा बहुत गंभीर हो गया। उसने बताया कि तत्व की शक्ति के दौरान अंतरिक्ष में नहीं ले जाया जाता और किसी से भी नहीं मिलता। और जिस अराजकता तत्व की शक्ति की मैं बात कर रहा था उसके बारे में उसने केवल एक प्राचीन ग्रंथ में पढ़ा था। पौराणिक कथाओं के अनुसार हजारों साल पहले बुराई के देवता मॉर्फियस ने धरती पर कदम रखा था। उसके बाद अराजकता, हत्या, पूरी दुनिया में बुराई फैल गई। जीवित रहने के लिए सभी को बुराई के देवता के खिलाफ युद्ध छेड़ना पड़ा। लेकिन मॉर्फियस की शक्ति बहुत अधिक थी। मानव नायक उसका विरोध करने में असमर्थ थे। उसके अधीन राक्षसों की सेना। जब मानवता के अस्तित्व पर संकट आया तब हिल्डे नाम का एक योद्धा सामने आया। उसके पास अराजकता तत्व की शक्ति थी। यहां तक कि पूरी राक्षस सेना भी उसका मुकाबला नहीं कर सकी। फिर कई युद्धों के बाद हिल्डे के नेतृत्व वाली सेना ने अंततः बुराई के देवता मॉर्फियस का सिर काट दिया और उसकी आत्मा को हमेशा के लिए नरक टार्टरस में सील कर दिया। लेकिन इस सीलिंग की कीमत के रूप में हिल्डे भी हमेशा के लिए वहीं रह गया। इसलिए वह व्यक्ति जिससे मैं मिला बहुत संभव है कि वह पौराणिक मानव नायक हिल्डे ही हो। और ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति और हिल्डे का अनुभव भी बहुत मिलता जुलता है। फिर उबरे ने मुझसे कहा कि जब तक सब कुछ स्पष्ट न हो जाए तब तक किसी और को न बताऊं। इन सब बातों को बताने के बाद मैं अलुका को लेकर डाइनिंग रूम में आ गया। क्योंकि वह लगातार अलुका बुदबुदा रहा था इसलिए मैंने अस्थायी रूप से उसका यह नाम रख दिया। लेकिन जो मुझे उम्मीद नहीं थी वह जाशिदले नाम का आदमी वापस आ गया। क्योंकि वह लाटोनिया रेगिस्तान की बनावट को बहुत अच्छी तरह जानता था। अगर भविष्य में वह टीम का नेतृत्व करता है तो कुछ परेशानियों से बचा जा सकेगा। वहीं ब्रो और बाकी लोग इलाज केंद्र में भेजे गए थे। दूसरी ओर एक पुराने किले में पाताल लोक के राजा हेडिस ने लाटोनिया रेगिस्तान की ओर से फिनिर की ऊर्जा के अचानक गायब होने को महसूस किया। इसका मतलब है कि उसे शायद मनुष्यों ने हरा दिया है। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए वहां के मनुष्यों में फिनिर को हराने की क्षमता नहीं है। इसलिए उसने अपने अधीनस्थ थर्गोलीस को लाटोनिया रेगिस्तान में जाने के लिए कहा ताकि स्थिति का पता लगाया जा सके। अगले दिन तक मैं बोबान और बाकी लोगों को लेकर शहर में आ गया। तब लिली ने अपने मन में लंबे समय से चल रहे भ्रमपूर्ण प्रश्न पूछे कि मैंने वास्तव में किस तत्व की शक्ति को जागृत किया है जिससे मैंने बीस्ट किंग को हराया। मैंने कहा कि मुझे खुद भी ज्यादा पता नहीं है। आमतौर पर पुजारी वर्ग के पास कौन से तत्व होते हैं? पुजारियों के पास आमतौर पर प्रकाश तत्व होता है।
हालांकि कुछ बहुत ही कम पुजारी ऐसे भी होते हैं जो अन्य तत्वों को जागृत करते हैं, जैसे कि अधिक सामान्य जल तत्व इत्यादि। सोचने के बाद मैंने कहा कि मुझे लगता है मैंने भी प्रकाश तत्व की शक्ति ही जागृत की होगी। उब्रे ने मुझे पहले ही सलाह दी थी कि मैं अराजकता शक्ति प्राप्त करने की बात बाहर न बताऊं। जल्द ही हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए, डेल्कोस टाउन का उपचार केंद्र। जैसे ही मैंने दरवाजे के अंदर कदम रखा, एक हरे रंग की जादुई रोशनी ने मुझे चारों ओर से घेर लिया और तुरंत ही मैं एक अनजान जगह पर पहुंच गया। जब मैं हैरान था, तभी एक ठंडी आवाज मेरे पीछे से धीरे धीरे आई। घबराओ मत नौजवान, यह सिर्फ एक साधारण टेलीपोर्टेशन जादू है। कहते हुए उसने अपनी पहचान बताई, डेल्कोस टाउन का रक्षक हिक्स। और यह पूरे लाटोनिया क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति आने की जगह है। मैंने अनजान होने का नाटक किया। मैं तो बस यहां से गुजरने वाला एक साधारण राहगीर हूं। बेहतर होगा कि आप मुझे बुलाने का अपना उद्देश्य बता दें। सुनकर हिक्स ने अपने इरादे साफ कर दिए। वह जानता था कि मैंने लगभग अकेले ही बीस्ट किंग को मार डाला है, इसलिए वह मुझे शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहता था। रक्षकों के संगठन में यदि मैं मान लेता हूं तो वे सभी मांगी गई शर्तों को पूरी करेंगे। मैंने ज्यादा सोचे बिना तुरंत मुड़कर जाने की कोशिश की। माफ करना, तुम्हारी इन बातों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मैं सहमत नहीं हो सकता रक्षक बनने के लिए। इसके बजाय मैं यहां से जाना चाहता हूं। शापित लाटोनिया रेगिस्तान। इससे हिक्स बहुत क्रोधित हो गया। वह पहले ही समझ गया था कि मैं और उब्रे एक ही तरह के लोग हैं। आज उसे मेरे साथ इन सब बातों पर बहस करने की जरूरत नहीं थी। उसी समय दूसरी तरफ बोबान को अचानक हवा में खतरे का एहसास हुआ और ठीक उसी समय एक बड़ा काला हाथ तुरंत प्रकट हुआ, जिसने लिली की कमर को जकड़ लिया। सौभाग्य से बोबान ने समय रहते अपनी स्किल का उपयोग करके उस काले हाथ को पीछे धकेल दिया। उस समय उनके सामने एक काले लबादे में रहस्यमय व्यक्ति प्रकट हुआ। उसी समय मैं और हिक्स भी एक भीषण युद्ध में उलझ गए, लेकिन छोटे ड्रैगन के बच्चे को पकड़े हुए मैं पलटवार करने में बिल्कुल असमर्थ था। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक ही प्रजाति होने के बावजूद हमें मिलकर यहां से निकलने का रास्ता क्यों नहीं खोजना चाहिए, बजाय इसके कि हम अपना समय एक दूसरे को मारने में बर्बाद करें। हिक्स ने यह सुनकर एक ठंडी आह भरी। उसने सोचा नहीं था कि वह बूढ़ा उब्रे मुझे पूरी सच्चाई नहीं बताएगा। उनका यह तथाकथित रक्षक संगठन केवल एक नाम मात्र है। वास्तव में उन्होंने बहुत पहले ही उन राक्षसों के साथ सौदा कर लिया था। समय समय पर वे गांव के कुछ लोगों को राक्षसों के भोजन के लिए सौंप देते थे, और यहां तक कि जब राक्षस शिकार के लिए गांव के बाहर आते थे तो उनके तथाकथित रक्षक केवल अनदेखा ही करते थे। और इस बारे में उब्रे पहले से ही जानता था, इसलिए उसके मन में पहले से ही गांव में शांति बनाए रखने के लिए कुछ कमजोर लोगों की बलि देने की अनुमति थी। कहते हुए हिक्स की मुस्कान और भी पागलपन भरी होती गई। उसका यह तरीका वास्तव में अविश्वसनीय रूप से पूर्ण था। तो क्या मेरे पास शामिल होने का कोई विचार है? मेरी आंखें तुरंत ठंडी हो गईं। क्षमा करें, मैं तुम्हारी तरह एक डरपोक कछुआ नहीं बनना चाहता, और चाहे तुम्हारे द्वारा कहे गए राक्षस या देवता कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, मैं निश्चित रूप से वापस आऊंगा। इतना कहकर मैंने छोटे ड्रैगन को एक तरफ रख दिया। जब मैं उस आदमी से निपट लूंगा तब मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। हिक्स ने यह देखकर मुझसे कहा कि कोशिश करना छोड़ दो, और अगर मैं फिर भी इतना ही हठी रहा तो उसे मुझे हमेशा के लिए यहां सुला देने में कोई आपत्ति नहीं होगी। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, मेरी बड़ी मुक्का एक धमाके के साथ सीधे उसके शरीर को चीरता हुआ निकल गया। इससे उसे इतना दर्द हुआ कि उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अगले ही पल उसका शरीर दूर जाकर गिरा। इस समय हिक्स को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आखिर यह लड़का कौन है। उसी समय बोबन और अन्य भी सफल हुए। उन्होंने अपने विरोधियों को मार गिराया, लेकिन जैसे ही उन्होंने राहत की सांस ली, अचानक एक काली परछाई दिखाई दी लिली के ठीक पीछे। उम्मीद नहीं थी कि जिसे अभी हराया गया था वह केवल
काले कपड़ों वाले व्यक्ति का एक क्लोन था। इसी नाजुक मोड़ पर उसी क्षण मेरे पैर के प्रहार ने काले कपड़ों वाले व्यक्ति को पीछे धकेल दिया। काले कपड़ों वाले व्यक्ति ने मुझे यहां देखा तो समझ गया कि हिक्स नाम का वह लड़का मेरे द्वारा निपटाया जा चुका है। थोड़ा सोचकर वह फिर से एक काली परछाई में बदलकर वहां से तुरंत चला गया। जब हम गांव वापस लौटे तब लिली ने पहले जो कुछ भी हुआ था वह सब विस्तार से उबरे को बताया। इस समय उबरे का चेहरा बहुत गंभीर था। अगर मेरा अंदाजा सही है तो हमारे विरोधी क्रमशः वायु तत्व का जादूगर हिक्स और छाया तत्व का जादूगर लुसियस थे। वे दोनों इस कस्बे के रक्षक हैं। इससे बोबन बहुत उलझन में पड़ गया। अगर वे रक्षक हैं तो फिर उन्होंने हम पर हमला क्यों किया? दरअसल हिक्स और लुसियस के अलावा उनके दो और जादूगर साथी भी हैं। उनमें से एक जिसे ब्रदर्स महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली जादूगर डोलोप कहा जाता है। वे लाटोनाया रेगिस्तान में आने वाले पहले इंसान थे। कहा जा सकता है कि पूरा कस्बा उन्हीं के द्वारा बसाया गया है। उस समय का लाटोनाया रेगिस्तान आज की तुलना में कहीं अधिक भयानक था। यहां आने के बाद इंसानों को न केवल राक्षसों के हमलों से बचना पड़ता था बल्कि भोजन और आवास की समस्या के कारण हमेशा अपने ही लोगों के धोखे से सावधान रहना पड़ता था। इसी संकट की घड़ी में डोलोप को वर्तमान कस्बे के नीचे इस रेगिस्तान का एकमात्र हरा भरा क्षेत्र ओएसिस मिला। उसने लोगों को फसलों के बीज दिए और उन्हें खेती करना भी सिखाया। और जब कस्बा धीरे धीरे बस गया तो उसने शासन की एक पूरी प्रणाली भी तैयार की। कहा जाता है कि उसके बाद लाटोनाया रेगिस्तान छोड़ने का विचार कस्बे के लिए एक खतरे के रूप में देखा जाने लगा। तभी मैंने उबरे की बात बीच में ही काट दी। इन लोगों ने रेगिस्तान के राक्षसों के साथ एक सौदा किया है। निर्दोष इंसानों को राक्षसों के भोजन के रूप में भेंट करना ताकि बदले में यह शांति का दृश्य मिल सके। मुझे लगता है कि ये बातें दादा उबरे आप शायद जानते ही होंगे, पर आपने इसे छिपाना क्यों चुना? मेरी बात सुनकर उबरे का चेहरा उतर गया। मैं गलत नहीं कह रहा था। वास्तव में उसने मौन सहमति दी थी इस गंदी हरकत के लिए, लेकिन वह भी मजबूर था। एक तरफ उसका वह प्यार था जिसे वह किसी भी हाल में छोड़ नहीं सकता था, और दूसरी तरफ उसके दिल का तथाकथित न्याय था। यह किसी के लिए भी एक बहुत ही कठिन चुनाव था और उबरे ने पहले विकल्प को चुना। और शायद कोई भी होता तो यही चुनाव करता। कोई भी व्यक्ति किसी अनजान अजनबी की रक्षा के लिए अपने दिल के सबसे प्रिय व्यक्ति को नहीं छोड़ सकता। इसलिए उस समय हिक्स और अन्य लोगों ने लिली और बोबन की जान का इस्तेमाल उबरे को धमकाने के लिए किया था। यदि वह इस सौदे को सार्वजनिक करने की जिद करता तो वह हमेशा के लिए लिली और बोबन को खो देता। मेरी आवाज धीरे से गूंजी। यदि कोई इतना शक्तिशाली हो कि वह अपने प्रियजनों की रक्षा के साथ साथ अपने न्याय को भी बरकरार रख सके तो फिर यह चुनाव की समस्या अस्तित्व में ही नहीं रहेगी। इसलिए मुझे लगता है दादा उबरे की आप मन ही मन यह मान चुके थे कि आप उन 4 रक्षकों को नहीं हरा सकते। इसीलिए आपने समझौता करना चुना। फिर मैंने अगला सवाल दागा। अगर उस समय उन्होंने आपको लिली और बोबन में से किसी एक को चुनने को कहा होता तो फिर आप क्या चुनाव करते? यह कहने के बाद मेरे हाव भाव बहुत ईमानदारी से माफी मांगने वाले थे। यह बचपन से ही मेरी सोचने का तरीका रहा है। अगर इससे आपको बुरा लगा हो तो मैं आपसे माफी मांगता हूं। यह सुनकर उबरे ने मुझसे माफी ना मांगने को कहा। दरअसल माफी तो उसे मांगनी चाहिए थी। उसने वास्तव में इन निर्दोष इंसानों के साथ गलत किया था। हालांकि उसने पहले ही स्वीकार कर लिया था कि वह हमेशा यहीं रहेगा। पर जब तक वह मुझसे नहीं मिला उसके दिल में फिर से उम्मीद जगी। यह कहते हुए उसने आगे की योजना बताना शुरू किया। कस्बे से बाहर निकलने के लिए पहला काम उन 4 रक्षकों के शासन को हिलाना है। वायु जादूगर हिक्स जिसे मैंने पहले हराया था वह उनमें सबसे कमजोर कड़ी है। बाकी के 3 लोग उनसे निपटना आसान नहीं होगा। उनके स्वभाव की जानकारी के अनुसार जैसे ही हिक्स ठीक होगा वह निश्चित रूप से बदला लेने आएगा। इसलिए आने वाले समय में हम तीनों को उबरे के द्वारा दी जाने वाली कठिन ट्रेनिंग का सामना करना होगा। केवल इन 4 रक्षकों को हराकर ही हम रेगिस्तान के और भी शक्तिशाली राक्षसों का सामना करने के योग्य बनेंगे।
ये सब काम निपटाने के बाद मैं ताज़ी हवा लेने के लिए पहाड़ी पर आया। बीस्ट किंग को मारने से मिले 50 एट्रीब्यूट पॉइंट्स का अभी तक उपयोग नहीं किया गया था। हालांकि अब कैओस एलिमेंट का कौशल प्राप्त हो गया है। हालांकि यह स्वास्थ्य का 90% हिस्सा खर्च करेगा। हालांकि इससे उपेक्षा प्राप्त होगी। हालांकि इससे सुरक्षा और वास्तविक क्षति प्राप्त होगी। स्वास्थ्य का स्तर बहुत कम हो जाएगा और तुरंत मारे जाने का जोखिम होगा। पर अच्छी बात यह है कि बरसरकर की दवा के माध्यम से स्वास्थ्य को फिर से प्राप्त किया जा सकता है और यह चीज दुकान में सीधे खरीदी भी जा सकती है। इसलिए स्वास्थ्य और रक्षा को छोड़ देना ही बेहतर है और सीधे हमले के एट्रीब्यूट पॉइंट्स पर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब अधिक लाभ प्राप्त करने का समय आएगा तब स्वास्थ्य के बारे में सोचना अधिक सार्थक होगा। पॉइंट्स जोड़ने के बाद मुझे पता चला कि एक नया संदेश प्रोसेस होना बाकी है। खोलने पर पता चला कि वह आईडी एक्सप्लोसिव हार्ट के 100 संदेश थे। मुझे याद आया कि यह एक्सप्लोसिव हार्ट शायद लियू रुयान की गेम आईडी थी। क्या इसका मतलब है कि अब मैं बाहरी दुनिया से संपर्क कर सकता हूं? यह सोचकर मैं जल्दी से मैसेज विंडो खोली। वहां से मुझे कुछ जानकारियों का पता चला, जैसे कि मेरे अलावा अन्य सहपाठी भी इस गेम को खेलने के कारण फिर कभी स्कूल नहीं आए। आश्चर्य की बात यह थी कि लियू रुयान ने मेरे गायब होने की कोई भी खबर जाहिर नहीं की थी। बस एक दिन उसने पूछा कि क्या मैं होमवर्क करने के लिए नाराज हूं? क्या होमवर्क करने के लिए तुम मुझसे नाराज हो? अगर वह गंजा अंकल स्कूल आकर कहे कि अगर वे कहें कि मैं और मेरी माँ दूसरे शहर चले गए हैं, अगर तुम किसी और शहर में रहने लगे हो, और इस दौरान माँ ने अचानक किसी दूसरे शहर में रहने का फैसला किया। इन सब बातों को जोड़कर मुझे जल्द ही एक बात समझ में आ गई। शायद मेरी केवल चेतना यहां फंसी हुई है, इस शापित लाटोनाया रेगिस्तान के अंदर, जबकि मेरा शरीर अभी भी असली दुनिया में है। बिना किसी संदेह के शायद मैं एक कोमा वेजिटेटिव स्टेट की स्थिति में जीवित हूं। इसीलिए मां किसी ऐसे अस्पताल की तलाश में दूसरे शहर चली गई जो मुझे ठीक होने में मदद कर सके। पर ऐसा सोचना भी पूरी तरह सही नहीं लग रहा था, क्योंकि देश का सबसे अच्छा अस्पताल पुराने वाले शहर में ही था। इसके अलावा मेरी याददाश्त के अनुसार मां उस तथाकथित गंजे अंकल को बिल्कुल नहीं जानती थी। जब मेरा सिर फटने ही वाला था, तभी छोटा ड्रैगन अचानक मेरे पास आया। मैंने बिना सोचे समझे अनजाने में उसे पीछे धकेल दिया। परिणामस्वरूप अगले ही पल सिस्टम से एक सूचना मिली, क्योंकि मैंने छोटे ड्रैगन को दुखी किया है। अब सजा सक्रिय की जा रही है। उसके बाद मुझे टेलीपोर्ट कर दिया गया और मैं ज्वालामुखी के नक्शे मैप पर पहुंच गया। हालांकि यह अचानक हुआ था, पर यह किसी भी तरह से एक ट्रेनिंग का बहुत अच्छा मौका था। उसी समय दूसरी ओर क्लिनिक में इस समय ब्रो के चेहरे पर घोर आश्चर्य था। दिन के समय में उब्रे यहां आया और उसने विनती की, एक बात के लिए, कि मैं उसे मारने की भूल न करे, बीस्ट किंग के विवरण को बाहर न जाने दे। बस उसने यह नहीं सोचा था कि जिसे 13 नायकों में से एक माना जाता है, वह उब्रे भी इस लाटोनाया रेगिस्तान में फंसा हुआ है। उस महाद्वीप पर जहां वह रहता था, उब्रे ने अकेले ही हरा दिया था भयानक ट्रॉल क्वईपा को। इतना ही नहीं, उब्रे उस महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली बिजली का योद्धा था, और जिन्हें 12 नायक कहा जाता है, वे वास्तव में दुनिया के सबसे शक्तिशाली 12 लोग हैं। हर 5 साल में पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली योद्धाओं की एक लड़ाई आयोजित की जाती है। दुनिया के सभी गिल्ड इसमें हिस्सा लेंगे। 5 नायकों को मुकाबले के लिए भेजेंगे। जो 12 गिल्ड अंततः फाइनल में पहुंचते हैं। जीत या हार जो भी हो, वे अपनी टीम में से एक सबसे शक्तिशाली नायक चुनेंगे। असली नायक उब्रे उस समय केवल एक छोटे से नए बने गिल्ड में था। उसने पूर्व 12 नायकों को हराया। परिणाम यह हुआ कि वह 12 नायकों से मुकाबला कर सका। अंत में सबसे शक्तिशाली युद्ध में भाग लेने वालों में से केवल उब्रे ही जीवित बचा, और इसके बाद उब्रे अकेले ब्लैक सी गया। ट्रॉल क्वाइक को मारने के बाद वह सेवानिवृत्त हो गया। उसने सोचा नहीं था कि वह इस लाटोनाया रेगिस्तान में फंस जाएगा। इसलिए उब्रे जैसा शक्तिशाली योद्धा भी यहां से बाहर नहीं निकल सका। यहां मैंने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया सिस्टम का दंड। बस इस बार पिछली बार की तुलना में बहुत अधिक कठिन था।
टिंग की आवाज के साथ सिस्टम की सूचना आई। हर बार जब दंड सक्रिय होता है तो कठिनाई 10% बढ़ जाती है। मैं थोड़ा निरुत्तर हूं। लगता है भविष्य में मुझे इस छोटे बच्चे को कम परेशान करना होगा। उसी समय नन्हा ड्रैगन अचानक सिस्टम के पॉपअप को सोच विचार की मुद्रा में देख रहा था। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। क्या यह छोटा बच्चा सिस्टम को देख सकता है? जैसे ही मेरी बात खत्म हुई, मुझे नन्हे ड्रैगन से पुष्टि मिली। इससे मुझे और भी अधिक संदेह हुआ। यहां तक कि उबरे जैसा शक्तिशाली योद्धा भी सिस्टम को नहीं देख सका। फिर तो यह नन्हा ड्रैगन मेरा साथी भी नहीं है। क्या इसका मतलब है कि उसका कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड है? और ऐसा लगता है कि जब से यह आया है, मैं लियू रुयान के संदेश प्राप्त कर पा रहा हूं। यह सब इसी के आने से शुरू हुआ। जब मैं बहुत सोच रहा था, उबरे बोबान और अन्य लोगों को लेकर यहां प्रशिक्षण के लिए आया। उनके साथ पूरी तरह से ठीक हो चुके ब्रो और फिलोगा भी थे। उबरे ने बताया कि आगे का प्रशिक्षण बहुत कठिन होगा, क्योंकि यह अब तक की ऐसी चुनौती होगी जिसे शायद 12 नायक भी पूरा न कर पाएं। कहते हुए उसने अपना हाथ घुमाया और एक प्रॉप निकाला। अगले ही पल सबके सामने एक ऐसा क्लोन प्रकट हुआ जो बिल्कुल उनके जैसा ही था। यह महान जादूगर होसेन द्वारा बनाया गया है। वह गिल के लिए विशेष रूप से आपके क्लोन बनाएगा। उसके द्वारा बनाई गई प्रशिक्षण विधि आपके क्लोन है, जो प्रशिक्षुओं के क्लोन बना सकती है। साथ वह बिल्कुल आपके जैसे क्लोन बना सकता है और उनमें आपकी तुलना में 1.5 गुना अधिक शक्ति होगी, उनकी सभी क्षमताओं और तत्वों के साथ। हालांकि क्लोन हमारे शरीर को कोई वास्तविक नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बस उस दौरान होने वाला दर्द वास्तव में महसूस किया जा सकता है। चूंकि यह एक टीम प्रशिक्षण है, इसलिए जब हम में से कोई भी घातक क्षति के कारण बाहर हो जाता है तो एक कम हो जाता है, लेकिन हर एक के खोने पर वह तुरंत बाहर हो जाएगा। शेष लोग, तब बचे हुए लोग सामना करेंगे कम लोगों बनाम अधिक लोगों की स्थिति का। शेष यह उबरे ने जानबूझकर नहीं किया प्रशिक्षण की कठिनाई बढ़ाने के लिए, बल्कि इसलिए क्योंकि मंदिर तक पहुंचने के रास्ते में जब भी हम एक साथी खोते हैं तो बचे हुए लोगों को जो सामना करना पड़ेगा वह और भी क्रूर स्थिति होगी। इसलिए यह हमारे लिए एक अनिवार्य प्रशिक्षण है। जब हम सभी प्रशिक्षण में प्रवेश कर जाएंगे, उबरे घर वापस गया और जाशीदेले से कहा, आज रात के खाने में मात्रा थोड़ी ज्यादा रखना और कोशिश करना कि काम थोड़ा जल्दी हो जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि ज्यादा समय नहीं लगेगा और हम प्रशिक्षण समाप्त कर लेंगे। जैसा कि उम्मीद थी, केवल आधा घंटा बीतने के बाद हम यहां वापस आ गए। जाशीदेले को थोड़ा संदेह हुआ। वह उबरे के प्रशिक्षण की सामग्री के बारे में जानता था, बस उसे उम्मीद नहीं थी कि हम इतनी आसानी से प्रशिक्षण पूरा कर लेंगे। रात का खाना खाने के बाद उबरे ने आज के प्रशिक्षण के परिणामों के बारे में पूछना शुरू किया। यह सुनकर हम सब अपनी शिकायतें करने से खुद को नहीं रोक पाए। हमने वास्तव में 30 मिनट से भी कम समय लिया प्रशिक्षण पूरा करने में। बस बात यह थी कि हम 30 मिनट भी नहीं टिक पाए और क्लोन द्वारा हरा दिए गए, खासकर मेरा क्लोन। शायद वह चाहता था कि हम पांचों मिलकर भी उसे नहीं हरा सकें। फिर मैंने स्थिति के अनुसार विश्लेषण किया। यह गेम के पीवी युद्ध जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि यह खिलाड़ियों के बीच पीवीपी मोड जैसा था। प्रतिद्वंद्वी अब केवल बिना दिमाग के लड़ने वाले राक्षस नहीं थे। लड़ाई की शुरुआत से ही पांचों क्लोन ने अलग अलग दिशाओं में भागना शुरू कर दिया, अपनी स्थिति छिपाने के लिए। शुरुआत में मुझे लगा कि वे हमें अलग अलग करके एक एक करके खत्म करना चाहते हैं, इसलिए शुरू से अंत तक हम पांचों एक साथ काम कर रहे थे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि हम क्लोन के जाल में फंस जाएंगे। मैं अकेला बाकी 4 क्लोनों द्वारा एक ही जगह पर रोक लिया गया और मैं बस अपने साथियों को एक एक करके बाहर होते हुए देख सकता था। अंत में मैं अकेला 5 क्लोनों से मुकाबला कर रहा था। यह कहा जा सकता है कि यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसका अंत शुरुआत से ही तय था। इसीलिए उबरे ने स्पष्ट रूप से कहा था कि 12 नायकों को भी शायद इसे सफलतापूर्वक पूरा करने में कठिनाई हो सकती है। इससे उबरे मेरी प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सका। वास्तव में यही वह प्रभाव था जो वह चाहता था। असली टीम युद्ध केवल अपनी व्यक्तिगत शक्ति
पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि यह है कि कैसे पूरी टीम की शक्ति को पूरी तरह से बाहर निकाला जाए। जैसे शतरंज की एक बिसात हो। जैसे शतरंज में कुछ मोहरों को आक्रमण करना पड़ता है और कुछ को रक्षा। जैसे शतरंज में कुछ मोहरों को रक्षात्मक होना चाहिए। हमारे क्लोन इसी रणनीति के आधार पर काम कर रहे थे और उसके अनुसार यह एक बहुत ही कुशल टीम रणनीति है और उसकी नजर में यह कहा जा सकता है कि यह सबसे सरल और कम मेहनत वाला तरीका है। हमारे जैसे नौसिखिया दल से निपटने के लिए यह पर्याप्त है। कहते हुए उबरे ने हमें पहले अपने कमरों में जाकर आराम करने को कहा। कल सुबह फिर से एक प्रशिक्षण होगा, लेकिन इस बार वह खुद हमें प्रशिक्षण दिलाएगा। कमरे में वापस आकर मैंने फिर से आज के प्रशिक्षण का विश्लेषण किया। तभी अचानक मेरे सिर के ऊपर से एक परिचित आवाज आई। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह नायक अंकल हों। लेकिन जब मैंने चारों ओर देखा तो मुझे उनकी कोई आकृति नहीं दिखी। इसलिए मैं लेट गया और आज के प्रशिक्षण का विश्लेषण जारी रखा। तभी वह आवाज फिर से सुनाई दी। मेरा सोचना गलत नहीं था। उस बिना दिमाग वाले बीस्ट किंग की तुलना में ये क्लोन स्पष्ट रूप से अधिक बुद्धिमान थे। जब तक मैं होश में आया तब तक मैं एक रहस्यमय जगह पर पहुंच चुका था और मेरे सामने जो खड़ा था वह निश्चित रूप से वही नायक अंकल थे। मेरे भ्रमित चेहरे को देखकर अंकल ने कहा कि मुझे इतना जिज्ञासु होने की जरूरत नहीं है। यह वास्तव में मेरी आंतरिक मानसिक दुनिया है। जब से मैं उसका मालिक बना है वह हमेशा के लिए यहीं रह सकता है। कहते हुए अंकल ने अब और अपना उद्देश्य छिपाना बंद कर दिया। वास्तव में वह हमेशा के लिए चुन सकते थे यहां रुकने का और मुझे न बताने का, और वह अभी ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उनका केवल एक ही उद्देश्य है, मुझे और अधिक शक्तिशाली बनाना। कहते हुए उन्होंने मुझे दिखाया अराजकता की शक्ति का 1%। साथ ही उन्होंने मुझे एक बेहद क्रूर तथ्य बताया। जब मैं बीस्ट किंग से लड़ रहा था तब जो अराजकता की शक्ति दिखाई थी वह वास्तव में असली अराजकता शक्ति के केवल 1000वें हिस्से तक ही थी। जैसे ही उनकी बात खत्म हुई सिस्टम ने एक सूचना विंडो पॉप अप की। अराजकता के स्वामी की ओर से परीक्षण। 3 मिनट के भीतर विपक्षी द्वारा न हारने पर जीत हासिल होगी। इसी समय दूसरी ओर हिक्स की चोटों के कारण वह अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं, लेकिन अब मिली जानकारी यह है कि उबरे पहले से ही शहर में है और खुलेआम सेना भर्ती कर रहा है। यदि इसे यूं ही छोड़ दिया गया यहां से जाने का विचार करने वाले मनुष्यों की संख्या केवल बढ़ती जाएगी। यह सोचकर उन्होंने रेगिस्तान के राक्षसों को शहर में टेलीपोर्ट करने का निर्णय लिया। लाटोनाया के घुमंतू द्वारा